गया है मैसेज? यस सर। ओके, थैंक यू। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। अच्छा देखो, जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहे थे। आज फिर से मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा आप लोगों को कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब पता चल रहा है कि आप लोग कनेक्शन नहीं था एक हफ्ता। आमफान भी बहुत तंग किया, उसके बाद इंटरनेट का प्रॉब्लम था। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कनेक्ट करा देता हूँ। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट तो याद होगा आप लोगों को कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन স্যার जाता है। আওয়াজটা না একটু আস্তে আস্তে শুনতে পাচ্ছি না। आवाज आस्ते आस्ते? हमारा आवाज तो ठीक है। क्या सबको मेरा आवाज यस क्लियरली आ रहा है? यस हाँ सर, सर, आपका आवाज क्लियर। क्लियर है सर। प्रियांशु, तेरा वहां पर कुछ प्रॉब्लम होगा, देख। प्रियांशु, तेरे वहां पर कुछ प्रॉब्लम कट होगा। करके फिर से ज्वाइन करो, होता है कभी कट करके फिर से ज्वाइन करो। कट करके फिर से ज्वाइन करने बोल रहा है। ओके, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर आपको याद है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट को जब हम लोग लॉ के थ्रू से एनफोर्स कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सिंपल है, कोई भी बिजनेस का एकदम सिंपल सा मोड ले लेते हैं कि आपको जैसे मानो क्या बताऊं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि करंटली गवर्नमेंट लेवल के थ्रू से ये स्पेशली जो लोग गरीब है, स्पेशली जो लोग श्रमिक लेवल में काम करते हैं, मजदूर है जो लोग, उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, स्पेशली फूड। और वो फूड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप लोगों को नाम पता है इसका? ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, ये यस सर, इंडिया, ये इंडिया में अब लोग के हर एक जगह में आप लोग देखोगे एक राशन सिस्टम चलता है कि सब कोई ना राशन दुकान में लाइन लगाते हैं। स्पेशली जो लोग लोअर मिडिल क्लास या फिर थोड़ा सा BPL लेवल में, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है, जो लोग पोर है, उन लोग ज्यादा लाइन लगाते हैं। मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास उतना नहीं लेते, लेकिन सबके लिए राशन सिस्टम है। रिच के लिए नहीं है, पर अप टू मिडिल क्लास तक राशन सिस्टम अवेलेबल है सबके लिए। तो यहाँ पर मैं इतना कहूंगा कि ये राशन सिस्टम गवर्नमेंट किस तरह से चलाते हैं, इसमें मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भी समझा दूंगा 2 मिनट के लिए, और आपको मैं करंट सिचुएशन को गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रोल कर रहा है या फिर नॉर्मली भी कैसे करता है, उसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट ये जो लोग मतलब खेती करता है ना, जो लोग फार्मर्स है, फार्मर से गवर्नमेंट डायरेक्टली वो प्रोडक्ट को परचेज करता है किसी किसी केस में। या फिर वो फार्मर्स क्या करता है, राइस मिल वालों के साथ, जैसे मैं अगर मैं चावल का बात करूं, फार्मर्स क्या करता है, राइस मिल वालों को चावल दे देता है, और वो राइस मिल से लेके गवर्नमेंट के साथ राइस मिल कंपनी का, जिनके पास राइस का मिल है, वो क्या करता है, राइस मिल से वो पर्टिकुलर चावल को एक पर्टिकुलर प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से लेते हैं कि भाई मुझे इतना राइस चाहिए, ठीक है, मुझे इतना राइस चाहिए, मुझे इतना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लाख लाख टन, हजार हजार टन, मतलब मेट्रिक टन का चावल, गेहूं। जैसे वेस्ट बंगाल में चावल ज्यादा होता है, आप लोगों को पता है, वेस्ट बंगाल बिहार एरिया में चावल का प्रोडक्शन अच्छा होता है। अगर हम लोग वेस्टर्न इंडिया में जाए, लाइक पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब एरिया में गेहूं का प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो वेस्ट बंगाल, ईस्ट इंडिया का पार्ट से वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड एरिया में जो भी राइस होता है, तो यहाँ पर राइस का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो गवर्नमेंट होता है वो या तो फार्मर के साथ, या तो राइस मिल ओनर के साथ, या तो व्हीट मिल ओनर के साथ, वो लोग एक प्रॉपर लेवल पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस के थ्रू से एक पर्टिकुलर दाम पे एग्रीमेंट बनाते हैं, फिर उसको एनफोर्सेबल बाय लॉ कर देते हैं, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है। तो ये गवर्नमेंट के साथ राइस मिल कंपनीज का, गवर्नमेंट के साथ फार्मर्स का कॉन्ट्रैक्चुअल है। इस कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम पे क्या है कि सबके लिए, जो हम लोग जैसे क्राइसिस सिचुएशन हो या फिर इंडिया का जो गरीबी का हालत हो, इस हर एक सिचुएशन के साथ गवर्नमेंट
पब्लिक को हैंडल कर सकते हैं, एटलीस्ट उनका बेसिक नीड्स लाइक उनका स्पेशली रोटी, ठीक है, कपड़ा मकान 2 मिनट बाद देख लेंगे, लेकिन मेनली जो है उनका रोटी का कभी दिक्कत ना हो, उनको खाने का कभी प्रॉब्लम ना हो। इंडिया के पास 5 साल का मौजूद है। आप लोगों को मैं बता दूं कि इंडिया के पास 5 years तक का खाना स्टोर किया हुआ है, मतलब आपातकालीन स्थिति के लिए। आपातकालीन समझते हो ना, इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी जैसे कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है ये इमरजेंसी सिचुएशन है। कभी भी अगर कुछ भी वार सिचुएशन हो जाए, करंट जैसा इसे वायरस जैसा सिचुएशन हो जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 5 years तक इंडिया को खाने का, एटलीस्ट इंडिया को जिंदा रख सकता है, इतना क्षमता है गवर्नमेंट के पास। तो ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राइस मिल और फार्मर्स लेवल में जाके एक ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में उसको बांध के रखा है, और एक प्रॉपर लेवल में एग्जीक्यूशन होता है, तभी जाके इस तरह का सिचुएशन हैंडल हो सकता है। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ? मैं Yes, आपको sir. एक बार दिखाता हूँ कि ये एफसीआई को देखो। आप लोगों को ये सब चीज जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट किस तरह से चलता है, गवर्नमेंट किसके साथ क्या करता है। मैं आपको एफसीआई का साइट दिखाता हूँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये देखो, दिख रहा है आपको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का टेंडर होता है, ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये टेंडर बुलाते हैं कि भाई इस राइस मिल से लेना है, या उस, मतलब वो बेसिकली टेंडर में क्या करेगा। ये देखो टेंडर में कैसे होता है, मैं आपको वैसे प्रैक्टिकली देखो, देख रहे हो, देखो मालगाड़ी से, हाँ, ट्रेन का जो रेक होता है वहां से ट्रक में लोड हो रहा है, देख रहे हो आप लोगों को, बोरा दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये देखो प्रोक्योरमेंट, सिलेक्ट जोन ऑन रीजन, कितना सारा जोन बना है देखो। नॉर्थ जोन में क्या आता है, दिल्ली रीजन। ईस्ट जोन में आता है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार। नॉर्थ में आता है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ जोन। वेस्ट जोन में आ जाएगा आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ओके। Yes, sir. साउथ जोन में देखो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना। एंड नॉर्थ ईस्ट में आसाम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन, नागालैंड, अरुणाचल, मणिपुर, ठीक है। मतलब इतना सारा। इंस्टीट्यूट ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है। बी वार ऑफ फ्रॉड्यूटर्स, करंट रिक्रूटमेंट। तो जो भी हो, मैं बस आपको यही दिखाना चाहता था कि ये गवर्नमेंट किस तरह से ये पूरा इंडिया को खाना खिलाने का बेड़ा लेके रखा है। एक कंट्री खाने में एटलीस्ट अपना बेसिक नीड्स पूरा करने में सेल्फ डिपेंडेंट होगा, तब ना जाके एक कंट्री अपने पैरों में खड़ा होगा। जैसे जब इंडिया मतलब आज़ादी के टाइम का अगर बात करें, उस टाइम के बाद से अप टू 1990s तक ऐसा हालत था कि इंडिया को बेसिक खाने के लिए बिना यूएस जैसे कंट्री पे डिपेंड करना पड़ता था। PL 480 बोल के एक केस था, जानते हो, एक कॉन्ट्रैक्ट था PL 480 के तहत। मैं आपको बता दूं कि PL 480 के तहत, एक मिनट होल्ड करो। हाँ বল, কেন কানেক্ট হবে? আমি লিংক পাঠিয়েছি তো। জয়েনের ডেট দিচ্ছি, ওটা দেখাচ্ছে কানেক্টিং, আর মানে লাগছে না। আরেকবার করো, আমি আরেকবার লিংক শেয়ার করছি। আচ্ছা, हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था, PL 480 का एक कॉन्ट्रैक्ट था, किसके साथ? यूएस के साथ। मतलब इंडिया का इतना हालत खराब हो गया था कि मतलब जब ब्रिटिश चले गए उसके बाद ब्रिटिश तो इंडिया को पूरा लूट के गया। हम लोग को पता है, इंडिया का हर एक एसेट लेके वो लोग चला गया था। खाने पीने का बात तो बहुत दूर की बात। तो जैसे ही वो लोग चला गया तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इंडिया में ऑन दैट टाइम एक तो वो आपका नील का खेती करा के, हाँ, पूरा का पूरा, मतलब वो इंडिगो का जो खेती होता है ना, इंडिगो फार्मिंग कर करके मैक्सिमम जमीन का हालत खराब हो गया था। और उसके बाद लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों को मार मार के, महिलाओं के साथ इतना बदतमीजी कर करके, मतलब पूरा का पूरा, मतलब हम लोगों को जो स्पाइनल कॉर्ड था ना, पूरा टूट चुका था। उसमें खाने का बंदोबस्त होना, इट्स अ वेरी वेरी टफ सिचुएशन। तो प्रॉब्लम क्या हो गया कि PL 480 बोल के कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। PL 480 कॉन्ट्रैक्ट में उस टाइम पे यूएस आके इंडिया को बोला कि
दो ऑफर दिया यूएस ने इंडिया को कि एक काम करो, यूएस ने बोला कि एक काम करो कि मुझे इंडिया को दे दो, मैं 5-10 साल में पूरा इंडिया को बना के तुम्हें दे दूंगा। तो नेहरू या जो भी उस टाइम में पॉलिटिशियंस थे बोले अभी इतना दिन बाद मतलब ब्रिटिश से एक सादा एक गोरा लोगों से छुटकारा मिला, आप बोल रहे हो फिर से और एक गोरे के हाथ में आना है। तो अगर वे उन लोगों को मतलब पता नहीं उनको क्या पता था, लेकिन ये पॉसिबल होना एकदम नामुमकिन था। तो अमेरिका के हाथ में तो नहीं जा सकता, लेकिन फिर अमेरिका बोला तो फिर इतना सारा लोगों का 30 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन था, 30-50 करोड़ के आसपास, बोले इतना बड़ा पॉपुलेशन को खाना कैसे खिलाओगे। तो फिर बोला कि एक काम कर सकते हो, मेरे से हेल्प ले लो, बदले में इंडिया का जो भी बिजनेस का डील है वो सब मुझे दे दो, मतलब इंडिया का पोर्ट्स वगैरह जहाँ से अमेरिका अपना बिजनेस को बढ़ाएगा। जैसे करेंटली चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे कंट्री के साथ बना के रखा है। हाँ, पाकिस्तान को तो पूरा खा के रखा है चाइना। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पाकिस्तान चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर करके पूरा पाकिस्तान चाइना के पास एक तरह का ना बिक चुका है। अब मैं तुमको अब आप लोगों को शेयर करूंगा किस तरह का कंडीशन है पॉलिटिकल लेवल में। अब मैं आपको वो पुराना स्टोरी बताता हूँ कि PL 480 में तहत फिर लेकिन गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था कि इतना बड़ा पॉपुलेशन को खाना कैसे खिलाए। तो PL 480 मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, PL 480 यहाँ पर PL 480 तो वेरी फेमस केस, ये नॉर्मली इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। ये देखो PL 480 एग्रीमेंट दिख रहा होगा आप लोगों को। यूपीएससी का एक बहुत बड़ा केस भी है, यूपीएससी में पूछता है ये सब चीज, ठीक है। PL 480 इंडिया, PL 480 एक इतना यूपीएससी का थी, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू से IAS IPS का एग्जाम होता है, IRS का एग्जाम होता है, जो गवर्नमेंट लेवल में जो IAS IPS होता है ना, जैसे आप लोग अगर CS बनोगे तो आगे जाके आप लोग IRS बन सकते हो, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ठीक है। तो वो सब CS में ये सब क्वेश्चन पूछता है कि नहीं? हाँ पूछता है, ठीक है, पूछता है, तभी तो मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स में पूछता है। लेकिन ये थोड़ा सा हायर लेवल डिस्कशन कर लेता हूँ मैं कभी कभी, ठीक है, कभी कभी मैं थोड़ा हायर लेवल डिस्कशन कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको देखो यूपीएससी इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एग्जाम है ना, क्योंकि वो सरकार चलाने के जो भी मतलब एडवाइजरी लेवल में होते हैं वो सब ये यूपीएससी वाले होते हैं। और नॉर्मली आप लोग जो लोग कॉमर्स लेवल में हो, लाइक CA हो, CS हो, CA में हो, ये लोग क्या करता है IRS पढ़ता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। मैं आगे बताऊंगा, आप लोगों को गाइड करूंगा, ठीक है, डोंट वरी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग में कनेक्ट करूंगा। लेकिन अभी मैं फिलहाल मैं आपको PL 480 बता रहा हूँ। देखो PL 480 क्या है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ठीक है। मतलब इसके साथ एक ये डिटेल्स एक हुआ था, मैं अभी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको फूड फॉर पीस, बेसिकली इंडिया को खाना दिया गया था फ्रॉम US, अमेरिका के थ्रू से। ये PL 480 के थ्रू से मतलब इंडिया को खाना देने का 2 पैटर्न बनाया था। अमेरिका ने US को बोला कि भाई सॉरी US ने इंडिया को बोला भाई या तो तुम पूरा का पूरा चीज मेरे से फ्री में ले लो, और बदले में इंडिया मुझे बेनिफिट देगा मेरे बिजनेस को डेवलप करने में। और जैसे कि आपको पता है US कितना बड़ा बिजनेस डेवलपमेंट कंट्री है। लेकिन उसमें क्या होता, इंडिया US के पास बिक जाता। तो लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स थे ऑन दैट टाइम, उन्होंने सोचा नहीं, इंडिया को फिर से सेल नहीं करना है। तो फिर नेहरू जी ने बोला कि नहीं, हमको लोन लेना है। तो वो क्या किया, लोन ले लिए। तो वो PL 480 के तहत इंडिया को मतलब व्हीट का सप्लाई देते गए और ये एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया था। और उसके बदले इंडिया को हर एक मतलब सिचुएशंस में इंडिया को खाने का दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन ये लोन चुकता हुआ, ये जो लोन था इंडिया का, ये लोन भरपाई हुआ मोस्ट प्रोबेबली 94 के आसपास में जाके। हाँ, कौन सा 1960s के टाइम का लोन है, उसके बाद वो लोन चुकता होते होते 94 के आसपास का टाइम आ गया, जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो इट्स अ मतलब ह्यूज मैटर कि एक छोटा एक कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या लेवल में हो सकता है। मैं बस आपको मतलब अपना कंट्री का स्थिति के साथ, क्योंकि ये जो अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है, ये एक आपातकालीन सिचुएशन है, ये एक मतलब वार काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो हम लोगों को ना इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए कि इससे पहले इस तरह का सिचुएशन को इंडिया कैसे हैंडल किया था। ऑब्वियसली करेंटली हम लोग बेहतर सिचुएशन में हैं, हम लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा है। हाँ, 47 के बाद, जैसे 47 के बाद इवन 65 में जब इंडो चाइना वार हुआ था, इंडो चाइना वार में इंडिया हार गया था। हाँ, इंडिया चाइना के पास हार गया था, तब चाइना ने इंडिया का वो कश्मीर के कोने में अक्साई चीन बोल के एक जगह है जो कश्मीर का पार्ट है, और चीन हड़प के रखा है। अरुणाचल प्रदेश में नाक पे दम करके रखा है, मतलब तिब्बत को हड़पने के बाद तो चाइना क्या किया, 1951 में तिब्बत को ले लिया। उसके बाद पूरा का पूरा इंडिया के मतलब नाक में दम करके रखा है। रिसेंटली अभी भी क्या हुआ? फिर से प्रॉब्लम कर रहा है नेपाल के साथ,
टाई अप करके और वो ऑक्साइड चेन में फिर से तंग कर रहे हैं हम लोगों को। तो मतलब चाइना इज ऑलवेज थ्रेट फॉर अस। तो इसमें एक तो इंडिया को खाना पीना के मतलब खिला पिला के सशक्त बनाना है, साथ में इंडियन डिफेंस को भी इतना पावरफुल रखना है, तब जाके हम लोग अपने कंट्री को सेफ एंड सिक्योर रख पाऊं। पाकिस्तान तो एक है ही मतलब बहुत बड़ा एक झमेला, हाँ, जो पूरा, लेकिन पाकिस्तान से भी ज्यादा झमेला ना चाइना है। पाकिस्तान को ना जरूरत पड़ने से ना चुप करा सकते हैं, लेकिन चाइना को चुप नहीं करा सकते। मतलब वो एक अलग ही लेवल का है, वो बहुत पावरफुल है चाइना। तो पॉइंट मैं ही कहना का कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग को समझ में आना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट किस लेवल तक जा सकता है। तो जो भी हो, हम लोग मेन स्टडी में फिर से फोकस करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा था मैं क्या कहने का कोशिश कर रहे थे इतना देर से, कि ये ऑफर एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट किस लेवल तक जा सकता है। आप लोग बाद में PL480 प्लीज पढ़ना, गूगल में जाना, विकिपीडिया में सर्च करना PL480, आपको डिटेल्स पता चलेगा। बहुत सारा बात मैंने कहा नहीं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैं PL480 एक अलग ही क्लास लेना पड़ेगा जो आप लोगों के सिलेबस के अंदर नहीं है। मैं बस आपको बस कनेक्ट करने की कोशिश किया। ओके, तो वैलिडिटी एंड एनफोर्सिबिलिटी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का बात हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का बात हो गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बात हो गया, इलीगल में भी बात हो गया था। आज हम लोग मेनली बात करेंगे वैलिडिटी एंड एनफोर्सिबिलिटी में भी हम लोग चर्चा किए थे, फॉर्मेशंस पे भी चर्चा किए थे, एंड आज बात करेंगे परफॉर्मेंस पे। हाँ, परफॉर्मेंस पे बात कर लेते हैं। चलो, परफॉर्मेंस देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके, मृत्युंजय आया है? हाँ सर। ओके, ये हेम निकल गया, हेम के वहां पर कुछ प्रॉब्लम है, हेम नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण निकल गया। आप पढ़ा रहे थे इसलिए कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले ओके ओके, ठीक है। ओके, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में अगर देखा जाए तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह से बांटा जा रहा है। पहला पॉइंट बता रहे हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मींस द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियरेंस व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड और द फॉरबियरेंस इज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज इन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, एकदम सिंपल, ज्यादा चिंता का बात नहीं है। बोल रहे कि व्हेन ग्रोसर सेल्स ए शुगर, जब एक ग्रोसर्स sugar सेल करता है on cash payment, it is an executed contract because both the parties have done what they were to do under the contract. सिंपल सा बात है। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटेड का मतलब भाई ग्रोसरी स्टोर में जो बंदा है वो किसी को चीनी बेचा, ठीक है, वो किसी को चीनी बेचा, सेल किया चीनी, और बदले में उसने उसको पैसा दिया, ठीक है। अगर मानो कि तुम गए ग्रोसरी स्टोर में, तुम उनसे चीनी मांगे और बदले में आप उनको पैसा दिए, तो वो आपको चीनी दे दिया, आप उनको कैश पेमेंट कर दिए, बात खत्म, एग्जीक्यूशन हो गया। दिस इज सिंपल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सिंपल बात करें, जब दोनों पार्टी से कंसिडरेशन फुलफिल हो जाता है, देखो फिर से डेफिनेशन को देखो, द कंसिडरेशन इज गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियरेंस व्हेन एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड। मतलब दोनों पार्टी के तरफ से जो भी एक्ट करना था, एक को चीनी देना था, दूसरे को पैसा देना था, उसने आपका चीनी देने का जो एक्टिंग है वो कंप्लीट कर लिया, और आपका जो पैसा देने का, कैश पेमेंट करने का एक्टिंग था, वो भी आपने कंप्लीट कर दिया। जब दोनों पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन फुलफिल हो जाता है, तब उसको कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये इतना ही सिंपल है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट को याद रखने का, ठीक है। अगर मैं अभी बात करूं एग्जीक्यूटरी में, तब आपको समझ में आएगा कि फर्क कहाँ हो जाएगा कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। Reciprocal promise or obligation, such consideration is to be performed in future only, and therefore these contracts are described as executory. Simple example देखो, where G agrees to take the tuition of H. G agree कर रहा है कि वो ट्यूशंस लेगा H से, एंड प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मतलब इंजीनियरिंग का जो गेट एग्जाम होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस जो होता है, वो ज्वाइंट का ट्यूशंस लेना चाहता है। फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ एंड H in consideration promises to pay G 1000 per month. मतलब सिंपल बोला कि भाई हम आपसे ट्यूशन लेंगे, तो इंजीनियरिंग का ट्यूशंस लेंगे, तो बदले में मैं आपको 1000 पेमेंट करूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटिव बिकॉज इट इज येट टू बी कैरिड आउट। मतलब सिंपल कहना है कि जी ने बोला कि भाई हम H आपसे ट्यूशन लेंगे, तो H ने ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया, ठीक है। जी
बोला कि मैं ट्यूशंस पढ़ूंगा आपके पास, एज ने ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया और बदले में जी एज को 1000 पर मंथ देने का बोला और एज भी एग्री हुआ। लेकिन एच ने तो मतलब पढ़ाना चालू कर दिया, लेकिन क्या बदले में जी अपना फीस जो टीचर के पास वो पढ़ रहा है क्या वो फीस दिया? नहीं दिया। जब तक ये नहीं देता है तब तक ये एग्जीक्यूटरी है। मतलब एक पार्टी तो अपना काम कर रहा है लेकिन दूसरा पार्टी काम अभी तक नहीं किया। जब दोनों पार्टी में से किसी पार्टी का काम बचा रहेगा, मतलब एक पार्टी अपना काम स्टार्ट कर चुका है, इवन मे बी उसका काम हो चुका है, 1 मंथ का काम हो चुका है, लेकिन बदले में जी जो है वो उसको जो पेमेंट करना था उसको वो पेमेंट नहीं किया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जी के तरफ से एग्जीक्यूटरी है। दूसरा भी एक चीज हो सकता है, आजकल एडवांस पैटर्न चलता है। मानो कि जी ने एच को 1000 पर मंथ दे दिया, ठीक है, लेकिन एच ने अभी भी 1 मंथ का जो पढ़ाना था उनको वो नहीं पढ़ाया। ठीक है, मतलब उसके तरफ से काम अभी भी बाकी है। ठीक है, तो अगर एच के तरफ से जो ट्यूशन देना था वो बाकी है, तो ये एच के तरफ से क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्सेप्ट दोनों लेवल से हो सकता है, जी की तरफ से भी हो सकता है, एच की तरफ से भी हो सकता है। आई होप कि क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, अब इसी चीज को, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट को ही हम लोग 2 और पैटर्न पे जानते हैं। ये टू बी कैरिड आउट में 2 पैटर्न होता है, एक होता है यूनिलैटरल और एक होता है बायलैटरल। ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है, एक तरह का आप बोल सकते हो। मतलब यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। अब यूनिलैटरल क्या है? यूनिलैटरल मतलब सिंपल है, देखो, एम एडवर्टाइज पेमेंट ऑफ आर word of 5000 to anyone who finds his missing boy and brings him। एम एक एडवर्टाइज किया किसी न्यूज़पेपर या किसी भी जगह में कि वो 5000 पेमेंट करेगा टू एनीवन हु फाइंड्स हिज मिसिंग बॉय, जो उसका खोया हुआ बच्चे को वापस लाके देगा, बदले में उसको 5000 देगा। As soon as B traces the boy, लेकिन B ने वो बच्चा को ट्रेस कर लिया and there comes into existence an executed contract because B has performed his share of obligation and it remains for M to pay the amount of reward to B। This type of executory contract is also called unilateral contract। मतलब ये यूनिलैटरल इसलिए क्योंकि एक पार्टी के तरफ से, यूनिट मतलब 1 होता है ना, तो यूनिट से ही आया ये पॉइंट यूनिलैटरल। ठीक है, एक पार्टी से काम बाकी है, मतलब बी ने खोया हुआ बच्चा को ढूंढ लिया, मतलब बी ने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन एम जो प्रॉमिस किया था कि जो भी उसका बच्चा को ढूंढ के देगा बदले में उसको 5000 पेमेंट करेगा, एम की तरफ से जो काम बचा है वो अभी भी नहीं हुआ। मतलब एम ने जो पैसा देने का बात किया था कि खोया हुआ बच्चा जो भी लाएगा उसको मैं 5000 गिफ्ट करूंगा, रिवार्ड दूंगा, वो अभी भी बचा हुआ है। दैट मीन्स ये एम की तरफ से क्या हो गया? एग्जीक्यूटरी। तो ये एग्जीक्यूटरी है, लेकिन क्योंकि एक काम ऑलरेडी डन है, बी की तरफ से काम ऑलरेडी डन है, तो इसको हम लोग यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। मतलब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का ही एक स्पेशल पार्ट ऑफ काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि वो यूनिलैटरल है। अगर एक पार्टी से काम कंप्लीट हो जाता है तो उस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी इसलिए है क्योंकि अभी भी एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ। एग्जीक्यूटेड कब हो जाएगा? जब एम बी को पेमेंट कर देगा 5000। जब एम बी को पेमेंट 5000 कर देगा तब ये एग्जीक्यूटरी से एग्जीक्यूटेड हो जाएगा और ये यूनिलैटरल से हो जाएगा बायलैटरल। मैं आपको अभी दिखाता हूं बायलैटरल क्या है। Bilateral contract is one where the obligation or promise is outstanding on the part of both the parties। दोनों तरफ से काम बचा हुआ है, दोनों तरफ से। ये promises to sell his plot to B, इन्हें प्रॉमिस किया कि बी को अपना जो जमीन है वो बेचेगा, कितने में? फॉर 1 लाख कैश डाउन। ठीक है, मतलब डाउन पेमेंट 1 लाख देगा और बदले में जमीन देगा, बट बी पेज ओनली 25,000। बी ने कितना पेमेंट किया? 25,000 पेमेंट किया एज अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मतलब एडवांस होते हैं ना, ठीक है, सिक्योरिटी टाइप का। अर्नेस्ट मनी दिया, बेसिक एडवांस दिया एंड प्रॉमिस टू पे द बैलेंस ऑन द नेक्स्ट संडे, और बोला कि नेक्स्ट संडे बाकी पेमेंट कर दूंगा। On the other hand, A gives the possession of plot to B and promise to execute a sale deed on the receipt of the whole amount। B ने बोला कि भाई 25,000 में तुम मेरा जमीन यूज कर सकते हो। 1 लाख का जमीन का दाम है, 25,000 पेमेंट बी ने ए को किया, बदले में ए ने बोला कि ठीक है 25,000 तुम मुझे दिए, 25,000 में तुम जमीन जो है उसको पॉजेस कर सकते हो, लेकिन जो डीड है इसका मतलब एग्रीमेंट जो है, मतलब जमीन आपके नाम पे ट्रांसफर का जो काम है वो जब तुम नेक्स्ट संडे बाकी पेमेंट करोगे तब करूंगा। सिंपल कहने का मतलब है कि
क्योंकि बी ने अपना काम बाकी रखा, 25,000 दिया, क्योंकि अभी भी 75,000 देना बाकी है। तो फिर ए ने भी उसके नाम पे जमीन का जो एग्रीमेंट पेपर नहीं बनाया, क्योंकि एक बार बन जाए उसके बाद मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ए ने भी चालाकी करके, मतलब ये चालाकी एकदम नॉर्मल चालाकी है, करना ही चाहिए, ये बेसिक बुद्धि है। कभी इस तरह का बुद्धि हम लोग कभी कभी खो देते हैं अपने लाइफ में भी, हम लोग डेली लाइफ में ऐसा कभी कभी कर देते हैं कि ठीक है वो तो पैसा देगा ही, तो क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लेते, काम सलट जाएगा। काम सलटने का बात नहीं है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब उसने बोल रहा है कि भाई मैं पेमेंट 1 वीक बाद बाकी पेमेंट करूंगा, तो किसी को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि उसके नाम पे जमीन दे दिया। फिर ऐसे क्या होता है ना, वो कुछ बोका टाइप का लोग होते हैं, उनको लगता है कि अरे पेमेंट तो मिल ही जाएगा, ये तो अच्छा बनता है, जान पहचान का है। अरे भाई जान पहचान और बिजनेस अलग होता है। बाइंग सेलिंग में जान पहचान कभी नहीं देखना चाहिए, उसमें हमेशा रूल्स रेगुलेशंस एंड सिस्टम देखना चाहिए। सिस्टम यही है कि भाई वो भी पेंडिंग रख रहा है तो हम भी पेंडिंग रखेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। इट्स अ सिंपल चाणक्य नीति, ठीक है। कभी भी लाइफ में सीधा पेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। सीधा पेड़ समझते हो? स्ट्रेट ट्रीज। जंगल में जब कोई एक्स लेके जाता है ट्रीज को काटने के लिए, तो जो पेड़ सबसे सीधा होता है ना, एकदम स्ट्रेट, वो पेड़ काटना, वो जो पेड़ काटने वालों के लिए सबसे आसान होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा टेढ़ा बेड़ा कोई पेड़ है जंगल के अंदर, वो पेड़ वो नहीं छुएगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है ना कि कहाँ से काटने से वो ट्री गिरेगा, तो इसलिए सीधा पेड़ को पहले काट देता है। इंसान के लाइफ में भी ना इसी तरह का टेक्निक यूज करना चाहिए। मतलब सीरियसली, मतलब मैं जेन्युइनली इस बात को मानता हूँ कि कभी भी ना आपको सीधा नहीं होना चाहिए। मतलब आप जितना सीधा होगा ना, आपको मतलब जल्दी लोग काटेगा। इसलिए अगर समाज में टिकना है, अगर समाज के साथ लड़ाई करना है, क्योंकि बहुत तरह का बदमाश लोग है, तो आपको ऑलवेज ट्राई करना है। হ্যালো, হ্যাঁ हाँ, দাদা, ওই বিসিএন এর অফিস থেকে আপনার নাম্বারটা দিল। আমি উদয়রাজপুর গার্লস সাইড থেকে, হ্যাঁ গার্লস স্কুলের পাশ থেকে। কি হয়েছে? না, আমার এমনি নরমাল লাইন আছে। কে হ্যাঁ বলছেন আপনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर। हेलो। अरे बीच में कौन बात कर रहा था? हेलो, आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर, वो तो चला गया लगता है। कौन था? पता नहीं, बीच में आके क्या क्या बोल रहा था। कि हेलो दादा कि गर्ल्स स्कूल থেকে নাম্বারটা পেলাম, कौन बात कर रहा है? है? तो आप लोगों को सुनाई दिया कौन था ये? पता नहीं सर। पता नहीं सर। मैं तो किसी को एडमिट भी नहीं किया, कहाँ से आ गया? ये भगवान क्या चल रहा है? सर कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम होगा। हाँ, नेटवर्क में बहुत इशू चल रहा है, मतलब इसके साथ उसका मिसकम्युनिकेशन कुछ भी हो रहा है। वही मैं सोचा, आवाज तो मुझे निबिड़ जैसा लगा कि जैसे निबिड़ किसी के साथ फोन में बात कर रहा है। हाँ निबिड़, तू किसी के साथ फोन में बात कर रहा था? ना सर। ओ ठीक है। भूत आके बात करके चला गया। बोले गर्ल्स स्कूल से नंबर मिला नहीं, बोला कि मेरे यहाँ पर लाइन ठीक है, बंगाली में बात कर रहा था। बोले, मैं पूछा कौन कौन कौन, कोई आवाज नहीं, फिर चला भी गया। छोड़ो, चलो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप लोगों को मेरा मैं जो बोल रहा था वो सब समझ में आ रहा था? समझिए ना, उधर मेरे को गिरा है। ओके, म्यूट करो प्लीज। हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो फिर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में आई होप कि क्लियर है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की मैं जो बोल रहा था आप लोगों को, सीधा पेड़ नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही कि भाई अगर उसने मेरा पैसा बाकी रखा तो मैं भी उसका काम बाकी रखूंगा, इन सिंपल ही है। तो एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि ये जो बायलैटरल है ये दोनों तरफ से काम बाकी है, क्योंकि इसके तरफ से बी के तरफ से 75,000 देना बाकी है, और ए के तरफ से जो एग्रीमेंट पेपर या डीड पेपर, सेल डीड जो देना है बी के नाम पे, वो देना बाकी है। तो जब दोनों तरफ से काम बाकी रहेगा उसको क्या बोलेंगे? बायलैटरल बोलेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ए एंड बी इज एग्जीक्यूटरी बिकॉज दिस रिमेन समथिंग टू बी डन ऑन बोथ द साइड्स। दोनों तरफ से काम बाकी है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आर आल्सो नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। तो ये था एज पर फॉर्मेशन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट का
टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि मतलब फॉर्मेशन के हिसाब से कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हम लोग ये पूरा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है उसमें पूरा बात कर चुके हैं। वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फॉर्मेशन पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एंड परफॉर्मेंस पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वैलिडिटी एनफोर्सिबिलिटी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट एंड अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन पे, अच्छा इलीगल को एग्रीमेंट क्यों बोला? क्योंकि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड इट एग्रीमेंट। ठीक है, सिंपल लॉजिक लगाना, कभी कभी हम लोग ना लॉजिक लगाना भूल जाते हैं। किताब में लिखा है तो याद कर लेते हैं, हर चीज याद नहीं करना चाहिए, कुछ चीज समझना भी चाहिए। इलीगल एग्रीमेंट इसलिए लिखा क्योंकि इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। फॉर्मेशन के हिसाब से एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ भी हो बात बोलना चाहिए, लिख के होना चाहिए, एक्सप्रेसिव होना चाहिए। इम्प्लाइड मतलब लो मान लो कुछ ऐसा आदत के साथ। इम्प्लाइड में जैसे आप लोगों को याद होगा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के टाइप में, इम्प्लाइड में वो जैसे कि वो टैक्सी वाला टैक्सी लेके जा रहा है, वो टैक्सी करके वो जैसे मैं कोलकाता में आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि अगर कोलकाता के रास्ते में येलो टैक्सी या दिल्ली के सड़क पे जो ब्लैक एंड येलो टैक्सी चलता है, वो टैक्सी चल रहा है, दैट डजंट मीन कि वो टैक्सी चिल्ला के बोलता नहीं है कि भाई, जैसे कोलकाता में हावड़ा बहुत फेमस है, तो हावड़ा करके टैक्सी वाला चिल्लाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग टैक्सी को खड़ा करते हैं, उस पर चढ़ते हैं और उसको बोलते हैं भैया चलो। इसका मतलब वो टैक्सी रास्ते में चल रहा है, उसका मीटर अप है, दैट मीन्स वो टैक्सी हमें कोलकाता जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी भी एरिया में मेरे को ले जाने के लिए बाउंड है। ठीक है, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इम्प्लाइड है मतलब ये मान लिया जाएगा। ठीक है, यही है, जैसे और एटीएम में हम पैसा लगाते हैं, ठीक है, वो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एक थोड़ा सा बाइफर्केशन भी है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक है। हम एटीएम को बोलते नहीं कि ये भाई पैसा निकाल के दे, मेरे को अभी 10,000 चाहिए, हम उसको में स्विच में कुछ लिखते हैं और ऑटोमेटिकली मेरे लिए अमाउंट जो भी है वो कैश निकाल के मुझे दे देता है। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का कुछ एग्जांपल। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो होता है ना, वो फाइंडर ऑफ द गुड्स। ठीक है, अगर आपको रास्ते में किसी का पर्स मिल जाता है तो ये उसी वक्त आपका उस पर्टिकुलर बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, कि जिसका भी गुड्स आपको मिला है वो गुड्स आप उनको वापस करो। कोई बोलेगा कि सर अगर किसी ने माने कि दूध का पैकेट फेंक के चला गया, तो हाँ ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि वो दूध का पैकेट किसका है तो उसको दो। अगर बाई चांस आप उसको कंज्यूम कर लेते हो क्योंकि वो दूध इन्फीरियर बोल दिया मैं, मतलब बेसिकली वो जैसे वो पच जाएगा ना, ठीक है, तो वो खराब हो सकता है दूध। तो अगर आप पी लियो, लेकिन पी लियो कोई बात नहीं, लेकिन बदले में जो पेमेंट है उसका, वो पेमेंट आप उसको कर दो। ठीक है, फाइंडर ऑफ गुड्स में अगर किसी का भी गुड्स आप उठाते हो, चाहे वो खाने वाला गुड्स हो, कैश हो, किसी का पर्स हो, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है एक तरह का, कि आपका मतलब सिटीजन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सिंपल सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस तक ये गुड्स पहुंचा दो। ठीक है, यही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमें सिखाते हैं। और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, आज के डेट में हर एक चीज ऑनलाइन में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना। जैसे हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू से आपके पास ऑफर किया कि मीटिंग चल रहा है, कॉन्फ्रेंस में क्लास चल रहा है, तो आपके पास लिंक गया, आप लिंक को एक्सेप्ट किए, तो ये भी एक ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। आप ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट, अमेजन में कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो और बदले में पेमेंट भी करते हो, और बदले में वो भी आपको आके एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आके आपको आपका प्रोडक्ट देके जाता है। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। और फ्यूचर जो है आ रहा है, वो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट का ही फ्यूचर आ रहा है। बाकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़े हो वेरी गुड, बट आगे का जो मतलब एरा आ रहा है उसमें ई कॉमर्स का एक बहुत बड़ा जगह रहेगा, बात में ई कॉन्ट्रैक्ट मेन हो जाएगा। ओके, परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग अभी डिस्कशंस कर लिए, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। क्या इसमें किसी को कुछ भी पूछना है? अगर पूछना है तो पूछो, आगे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे मुझे दूसरा टॉपिक में बात करना है। कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। नहीं सर। ओके ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में मैं मूव ऑन करता हूँ। ओके, अभी थोड़े डिटेल्स में बात करेंगे प्रपोजल और ऑफर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्रपोजल और ऑफर, ये प्रपोजल या ऑफर के बारे में आप लोग आइडिया बना ही सकते हो। प्रपोज वर्ड आप लोग जब थोड़ा सा स्कूल में 11-12 लेवल या 9-10 और भी पहले, प्रपोज का वर्ड तो आप लोग बहुत पहले सुने हो कि तूने आज तक किसी को प्रपोज किया, कोई तुझे प्रपोज किया। ठीक है, मतलब प्रपोज एक इतना फेमस वर्ड है स्कूल लेवल में बच्चे लोग के मतलब लाइफ में,
सब हर एक के लाइफ में, मतलब अगर किसी ने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ वो बंदा कभी तो सोचा होगा कि मैं किसी को कभी प्रपोज करूं या फिर कोई मुझे प्रपोज करे, चाहे वो कितना भी बोका टाइप का हो, कितना भी चुपचाप टाइप का हो, मन के अंदर एक इच्छा रह ही जाता है। तो प्रपोज या प्रपोजल वाला वर्ड इट्स अ वेरी कॉमन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स इन स्कूल लाइफ, ठीक है। तो वही प्रपोज, वही ऑफर, थोड़ा बिजनेस लेवल पे बात करना है। सेक्शन 2A of the Indian Contract Act 1872. Definition, offer or proposal. According to section 2 subsection A of the Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another his willingness to do, please ध्यान देना, हाँ थोड़ा लॉ रिलेटेड मैटर है, नॉर्मल प्रपोजल तो है लेकिन थोड़ा लीगल मैटर पे बात करेंगे। signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything, मतलब किसी को कुछ करने के लिए विलिंगनेस को जानना या फिर किसी को कुछ ना करने के लिए बोलना। एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग मतलब आप किसी को कुछ करने से रोकते हो। एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग मतलब किसी को कोई काम करने से रोकना, विथ ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, मतलब आपका व्यू क्या है कि अगर आप किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हो तो वो ना करने के लिए जो आप बोल रहे हो उसको, तो उससे भी आपको उसका ओपिनियन चाहिए, आप कुछ जानना चाहते हो। ऑब्टेनिंग द एसेंट मतलब उसका ओपिनियन। टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, मतलब उस पर्टिकुलर एक्ट जो है उसको क्या करेगा वो। ही सेड टू मेक ए प्रपोजल, मतलब सिंपल है, देखो इसको ये पूरा बात को एकदम सिंपल समझाता हूँ। किसी को कुछ करने के लिए हाँ या किसी को कुछ ना करने के लिए बोलना। हाँ करने के लिए अगर बोलने का बात करें तो एकदम सिंपल बात करते हैं, जैसे मैं आपको प्रपोज के बारे में बात कर रहा था। सिंपल आप सोचो कि आप किसी को, आपको कोई अच्छा लगता है, चाहे आप लड़का हो या लड़की, लड़की को लड़का अच्छा लगता है, लड़का को लड़की अच्छा लगता है, आजकल तो दोनों को अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब सेम लेवल पे भी होता है वो अलग बात, लेकिन हम सिंपल लेवल पे बात कर रहे हैं कि एक बॉयज एंड एक गर्ल्स। तो एक बॉय जब एक गर्ल्स को पसंद करता है तो वो सिंपल जाके बोलता है कि मुझे आप क्या आप मेरा दोस्त बन सकते हो, या फिर एक टॉप लेवल में बात करें तो विल यू मैरी मी, सिंपल लेवल में एकदम हाईएस्ट लेवल में बोल देते हैं। तो ये सिंपली उसका विलिंगनेस जान रहा है, ठीक है, सिंपल है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, मतलब सिंपल है कि भाई आप क्या राजी हो इस पैटर्न पे, ये हो जाता है आपका एक प्रपोजल। दूसरा एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मतलब किसी को कुछ ना करने के लिए मना करना। जैसे आप लोगों को पता हो सकता है कि जैसे मैं बता दूं आपको कि ऐसे होता है मेरे स्कूल लेवल में, मेरे साथ भी थोड़ा बहुत हुआ है कि कोई आके आपको बोलता है कि ये भाई उस लड़की पे तरफ ना मत देखना, ठीक है, वो तेरे लिए नहीं है, तो एकदम उस तरफ मत देखना, मतलब वो आपको मना कर रहा है, ठीक है, कि भाई उसके तरफ मत देखना, वो मेरे लिए बुक्ड है, मतलब इस तरह का, मतलब घिनौना टाइप का बात कर लेता है। तो ये किसी को कुछ ना करने के लिए मना करना, हाँ, मतलब आप किसी को उसको बोल रहे हो कि उस तरफ मत देखना, ठीक है, मतलब वो एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, आपको कुछ करने के लिए मना कर रहा है। तो ये सिंपल लेवल में आप समझ सकते हो कि किसी को कुछ ना करने के लिए बोलना भी ना कॉन्ट्रैक्ट है, प्रपोजल है, ठीक है। अगर वो हाँ मान जाता है, हाँ ठीक है भाई कोई बोल रहा है भाई उसका पावर ज्यादा है, मेरे को ना करने के लिए बोल रहे हैं, तो मान लिया, लेकिन ये गलत है, हाँ, लेकिन जबरदस्ती गलत है। लेकिन नॉर्मल लेवल पे आप किसी को कुछ ना करने के लिए बोलते हो और अगर वो आपका बात मान लेता है तो इट्स ओके। तुम एग्जाम में मत बैठना, क्योंकि तुम एग्जाम में बैठोगे तो फर्स्ट आ जाओगे, बदले में तुम 10 लाख रुपए रखो, बिहार में होता है, ठीक है, अपने बेटा को फर्स्ट कराने के लिए दूसरा का पापा उसको बेटा को बोलते हैं कि उसको एग्जाम में मत बिठाओ, बदले में 10 लाख रखो क्योंकि मेरे बेटे को फास्ट होना है। जैसे कि वो 3 इडियट्स में दिखाया था, आपको याद है 3 इडियट्स में वो जो रणछोड़ दास चांचड़ था, वो रणछोड़ दास चांचड़ वो नहीं था जो आमिर खान जिसका रोल कर रहा था। आमिर खान का नाम वहां पर था एक्चुअल में फुंगसुक वांगडू, इज रियल नेम इन दैट फिल्म, बट वहां पर सब कोई कॉलेज में उनको क्या नाम पे जानता था, रणछोड़ दास चांचड़। उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन का कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, एक बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्टर है, उसका बेटा था रणछोड़ दास चांचड़। लेकिन वो आमिर खान जो थे वहां पर, वो फुंगसुक वांगडू बेसिकली उसके घर पे उसका मतलब वर्कर का बेटा था, हाँ, लेकिन वो उसका नाम को लेके, मतलब वो रणछोड़ दास चांचड़ का नाम लेके स्कूल में पढ़ता था। मतलब बेसिकली यहाँ पर आमिर खान को यही बोला गया था, भाई तू अपना नाम कहीं पे नहीं लेगा और जो भी तेरा डिग्री तू कमाएगा वो तेरा अपना नहीं होगा, वो रणछोड़ दास चांचड़ के नाम पे मेरे घर के दीवार पे टिकेगा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेके मेरा बेटा बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेगा गवर्नमेंट लेवल पे और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। मतलब उसको अपना नाम यूज करने के लिए भी मना कर दिया था। तो वो एग्री था कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उसे तो साइंटिस्ट बनना था और जिसके पास नॉलेज है उसको कौन रोक सकता है,
ठीक है, आजकल हम लोग बड़ा डिग्री टाइप का स्टडी करते हैं, लेकिन 3 इडियट्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत जेन्युइन दिखाया। आपके पास हजारों डिग्री हो सकता है, बट इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज, वो नॉलेज अगर नहीं है आपके पास, तो आप ज्यादा देर तक तो नहीं जा सकते। कुछ हद तक जरूर जा सकते हो, लेकिन एक टाइम बाद आप कहीं के नहीं रहोगे। तो डिग्री मिले ना मिले, प्लीज गेन योर नॉलेज, क्योंकि नॉलेज रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जिंदगी भर सर्वाइव भी करेंगे। और वो एक फेमस वर्ड सेंटेंस होगा, आप लोग पढ़े हो, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, नॉट फॉर द डिग्री वाला पर्सन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस फॉर देम। जैसे कि जो भी पावरफुल होगा, जो भी जितना नॉलेजेबल होगा, वही टिका रहेगा। एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसी का नेक्स्ट पार्ट है कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। उसमें अगर डिग्री मिले तो ठीक, डिग्री ना मिले तो भी ठीक, बट डिग्री इज नॉट द मेन मैटर। मेन मैटर इज कि आप एकदम फुल फ्लो में नॉलेज लो, डिग्री भी मिलेगा और साथ में जो ज्ञान चाहिए वो भी मिलेगा, और आप अपने लेवल पे बहुत टॉप में जाओगे। सिंपल सा कहना है। तो आई होप कि ये प्रपोजल का पॉइंट अभी क्लियर है आपको, ठीक है, बहुत ही क्लैरिटी होगा। प्रपोजल नॉर्मल लेवल में बताया, एकदम स्कूल लेवल पे। क्या समझ में आया? हाँ या ना बोलो बस। यस सर। हाँ सर। ओके, अभी मैं इसको धीरे धीरे बिजनेस लेवल पे आ जाऊंगा। मैं कभी कभी इसको आप लोग के स्कूल लेवल पे इसलिए लेके चला जाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखो मैं धीरे धीरे इसको कॉर्पोरेट लेवल में लाऊंगा, तो प्लीज कनेक्ट कर लेना। एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशंस, एसेंशियल ऑफ ए प्रपोजल और ऑफर। एक ऑफर या प्रपोजल को प्रॉपर होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स है? फर्स्ट, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रॉमिसर और ऑफरर। जो प्रपोज कर रहा है या ऑफर कर रहा है उसको क्या कहेंगे? प्रॉमिसर या ऑफरर। पर्सन टू whom the offer is made is called the offeree। जिसको ऑफर किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं? ऑफरी। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड द promisee और एक्सेप्टर। द पर्सन टू whom the offer is made, जिसको ऑफर किया जा रहा है वो ऑफरी है। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर, जब वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जरूरी नहीं कि ऑफर ही ऑलवेज एक्सेप्ट करेगा। अगर वो ऑफर ही एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाएगा प्रॉमिसी और एक्सेप्टर। इस यहाँ पर जो थोड़ा सा बाइफर्केशन है, प्लीज इसको ध्यान देना। एक थीन लाइन है, जरूरी नहीं कि आप जिसको भी ऑफर कर रहे हो वो एक्सेप्टर भी बन जाए, ठीक है। जिसको आप ऑफर कर रहे हो वो ऑफर ही है, हाँ, जिसको आप ऑफर कर रहे हो वो पर्टिकुलर पर्सन ऑफर ही है। और वो ऑफर ही अगर आपका ऑफर को ले लिया तो वो या तो प्रॉमिसी हो जाएगा या तो एक्सेप्टर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है। आप बिजनेस पे डील करना चाहते हो, बिजनेस का डील है आपका, जैसे कि आप चाहते हो कि करेंटली इंडिया में टेक्नोलॉजिकल गुड्स को बनाने के लिए काफ़ी सारा डिमांड चल रहा है, तो आपके पास ऑलरेडी कुछ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, तो आप चाहते हो कि कुछ फॉरेन कंपनीज इंडिया में आए और यहाँ पर कुछ प्लांट लगाए। गवर्नमेंट भी यही चाहता है कि इंडिया में आके वो मैन्युफैक्चरिंग करे, चाहे वो एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ठीक है। वो हर कोई जो इतने दिन से चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, अभी वो इंडिया में आके करे, तो इंडिया बेसिकली उनको ऑफर करेगा। तो वो ऑफर ही, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट ही है, ठीक है, एक्सेप्टर या प्रॉमिस ही है। तो सिंपली वो आके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, ऑलरेडी एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चालू कर चुका है, एप्पल ऑलरेडी अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू कर चुका है, लेकिन जितना बड़े लेवल पे होना था उतना बड़े लेवल पे नहीं, अभी बस इंडिया में ना असेंबल हो रहा है। मतलब वो अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कंट्री से ला रहे हैं, जहां पर जो भी पार्ट्स मिलता है, एंड आफ्टर दैट इंडिया में आके उसको असेंबल करके बेच रहा है। लेकिन चाहिए क्या हमें? वो छोटा छोटा पार्ट्स भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहिए। अगर इंडिया को, मतलब वो मेड इन इंडिया रियल में होना चाहिए और एकदम टॉप लेवल का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। इसमें एक सुविधा भी होगा कि एप्पल जैसा हाई लेवल मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हाई लेवल टेक्नोलॉजी, वो किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है, उसमें क्या पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, किस तरह से उसको असेंबल किया जाता है, उसका एक एक छोटा छोटा पार्ट कैसे बना जाता है, वो इंडियन लोगों को भी ना नॉलेज हो जाना चाहिए। क्योंकि इंडिया में थोड़ा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज का काफ़ी थोड़ा कमी है, और जो भी थोड़ा बहुत अच्छा नॉलेज रखता है वो पास आउट होने के बाद फॉरेन नहीं चला जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि इंडिया में कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में बहुत है, ठीक है। उनको ना ज़्यादा पैसे का जरूरत होता है, इसलिए वो यूएस वगैरह में चला जाता है, ठीक है। वो चाहे तो इंडिया में रह के काम कर सकता है, बट इंडिया में उसे पैसा कम मिलेगा, ठीक है, एंड उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, इसीलिए वो बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर अपने वेस्ट बंगाल से बहुत साइंटिस्ट निकलते हैं, जानते हो। मतलब ये वेस्ट बंगाल का ऐसे तो हालत अच्छा नहीं है, लेकिन एक ग्लोरी है इंडिया का कि वेस्ट बंगाल का लोग बहुत पढ़ा लिखा होता है। पुराने लेवल में भी था, आजकल है। तो अगर आप नासा में देखोगे तो नासा में इंडियन साइंटिस्ट बहुत है, और उसमें बंगाली भी आपको बहुत दिख जाएगा। तो लेकिन मेरा एक बहुत ही दुख है, दुख इसलिए लगता है कि भाई तुम नासा में जाके
उनका स्पेस के ऊपर काम कर रहे हो, वहां पर जाके वो उस पे साइंस पे इतना काम कर रहे हो, कोई झगड़ा में बोलता है कि भाई इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं, क्या करे? अरे ऐसा थोड़ी ना है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। इंडिया में अगर आप काम करते शायद आपको 30,000 50,000 जोर से जोर 1 लाख 2 लाख मिलता, बट आपको 1 लाख 2 लाख से आपको रहना नहीं था, तो आपको ज्यादा पैसा था। तो बेसिकली आप साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट अब इसलिए बने हो क्योंकि आपको ज्यादा पैसा कमाना है। आप रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहता, अब अपने कंट्री को उतना प्यार नहीं करते, ठीक है? जब तक आपको कंट्री आपको नहीं दे रहा था तब आपके कंट्री के प्रति आपका कुछ था, लेकिन जब आपने देखा कि भाई मैं तो अपने कंट्री से भी बेहतर हूँ, तो आप बाहर निकल चले गए। और जैसे ही वहां कोरोना आ गया, अब वहां से अपना सब कुछ लेके वापस आ गए। वाह, ऐसा प्यार। हाँ, मतलब जब कोरोना आ गया तब देश याद आ गया, उससे पहले हम तो नासा का साइंटिस्ट है। हाँ, फेसबुक हर जगह में बड़े बड़े लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, हाँ भाई ये है। ये जो रिसेंटली जो एक बंगाली नोबेल लॉरेट रिसेंटली मिला, जो नोबेल मिला इकोनॉमिक्स में, हाँ, अभिजीत भट्टाचार्य, मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ अभिजीत नाम याद है मुझे एक गुस्सा है। अमर्त्य सेन फेमस नोबेल लॉरेट है, शायद बहुत लोगों को मेरा बात अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये जो नोबेल लॉरेट नोबेल मिलता है, बहुत अच्छा बात, एक इंडियंस को नोबेल मिले, इससे बड़ा क्या चीज है। लेकिन दुख ये लगता है कि भाई आपको नोबेल मिला और आप अपना सारा मतलब पूरा लाइफ कहाँ पढ़ाया? ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में टीचिंग किया, इंडिया में आके नहीं टीचिंग किया। सिखाया तो कहाँ सिखाया? हार्वर्ड में सिखाया, ऑक्सफोर्ड में सिखाया, कोलंबिया में सिखाया, स्टैनफोर्ड में सिखाया। वाह। और अपना कंट्री, मतलब क्रेडिट लेने के टाइम पे इंडिया याद आ जाता है, लेकिन काम करने के टाइम पे इंडिया याद नहीं आता। इकोनॉमी में इतना बड़ा बड़ा थ्योरी लिखा है, एक भी इंडिया के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। तो क्यों बोलता है कि इंडिया में पॉलिटिक्स चलता है? अरे भाई कोशिश तो करके देखो। पता नहीं, मतलब ये मेरे अंदर कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप मेरा बात एकदम 100% एग्री करो, बट मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि अगर आप सच में, चाहे आपके पास आप नोबेल लॉरेट ना बनो, फर्क नहीं पड़ता। एक सिंपल किसान भी अगर आप, मतलब आपके पास अगर एक सिंपल किसान जैसा भी नॉलेज हो ना, अगर आप देश के लिए कुछ करते हो ना, तो आप जेन्युइन सिटीजन हो इस देश का। नहीं तो ठीक है, आप वर्ल्ड सिटीजन जरूर हो, लेकिन अपने आप को इंडियंस बोलने से पहले 10 बार समझना चाहिए, भारतीय बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आप देश के लिए, आपके पास इतना नॉलेज है, फिर भी आप इंडिया के लिए कुछ नहीं करते। ऐसा लोग तो नहीं रहना चाहिए इंडिया में। ये फॉरेन में ही रहे, वहीं पर मरे, वहीं पर उनका कबर बन जाए। मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है, मतलब मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं बचपन से बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज जाके जब मेरा दिमाग और ओपन हो रहा है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई इतना नॉलेज लेके ये लोग वहां करता है हर एक चीज, यहाँ कुछ नहीं करता। काश यहाँ भी कुछ करता, सिर्फ दुहाई देता है। दुहाई समझते हो? एक्सक्यूज। हाँ, कि इंडिया में बहुत पॉलिटिक्स है, बंगाल में तो बहुत पॉलिटिक्स है, मतलब सिर्फ एक्सक्यूज देते हैं ये लोग। इतना नॉलेज है तो फिर कभी तो काम आएगा, पता नहीं। ओके, छोड़ो। For valid offer, the party making it must express its willingness to do or not to do something. देखो यहाँ पर ये to do or not to do something में एग्जाम्पल देखो। Where A tells B that he desired to marry by the end of 2017. वो शादी करना चाहता है। वाह। A बोला B को कि he desired to marry by end of 2017. It does not constitute an offer of marriage to by A to B. मतलब मैं 2017 के एंड में शादी करना चाहता हूँ, ए बी को बोल रहा है, इसका मतलब वो सच में शादी करना चाहता है, ये कंस्टिट्यूट नहीं कर रहा है। Therefore, to constitute a valid offer, expression of willingness must be made to obtain the assent, that means acceptance of the other. Thus, in the above example, if father adds, "Will you marry me?" it must constitute an offer. मैं 2017 के एंड में शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन ये ऑफर नहीं हुआ। ऑफर वो होता 2017 के एंड में, विल यू मैरी मी, क्या 2017 के एंड में तुम मुझे शादी करना चाहते हो, ये ऑफर हुआ। या फिर 2017 के एंड में मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ, ये भी ऑफर हुआ। लेकिन 2017 के एंड में मैं शादी करना चाहता हूँ, दिस इज नॉट ऑफर। आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। छोटा छोटा सेंटेंस पे कोर्ट पे केस हो जाता है, धोखा हो जाता है, फ्रॉडुलेंट हो जाता है। कोई बोलता है यार मैं तो बोला था शादी करूंगा 2017 के एंड में। अरे भाई ठीक है, 2017 के एंड पे शादी करूंगा बोला था, लेकिन उस बोलने का तरीका कैसे है? इसको क्या बोलते हैं जानते हो? इसको बोलते हैं ना भारबल, सॉरी, इसको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कम्युनिकेशंस बोलते हैं इसको। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन का पार्ट है। मतलब सिंपल है, जैसे कि मानो कि कौन है, चलो सायोग को एग्जाम्पल लेता है। सायोग, आर यू देयर? सायोग? हाँ सर, अच्छी बोलून। ओके ठीक है, पॉज कर दे, तेरे ऊपर एक एग्जांपल क्रिएट करूंगा, तो डोंट माइंड। तो मान कि मैं एक सिंपल सा कुछ बात कर रहा हूँ कि
एक ही सेंटेंस है, मैं बार बार एक ही सेंटेंस यूज करूंगा, लेकिन हर बार इसका मतलब अलग निकलेगा। जैसे देखो, शायक अच्छा लड़का है, शायक अच्छा लड़का है, शायक अच्छा है, मतलब मैं तीनों बार, पहले बार मैं बोला शायक अच्छा लड़का है, मतलब मैं एक सवाल जैसे कर रहा हूँ, क्या शायक अच्छा लड़का है। सेकेंड टाइम शायक अच्छा लड़का है, मतलब मैं बोल रहा हूँ हाँ शायक अच्छा लड़का है, मतलब मैं जेन्युइन हूँ, डेफिनेट हूँ। थर्ड में बोल रहा हूँ शायक अच्छा लड़का है, मतलब मैं, मेरे कहने का मतलब से आपको समझ में आ रहा है एक्सप्रेशन से कि शायद अच्छा लड़का नहीं है। मैं तीनों बार एक ही सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, लेकिन तीनों बार उसका मतलब अलग आ रहा है। इसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज का पैरा है ये, मतलब ऐसा लैंग्वेज जिसके में बोलने के तरीके में उसका भाव समझ में आ जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ओके तो इस तरह से आप हमेशा कोशिश करना एज ए लॉयर, एज ए कंपनी लॉयर, एज ए बिजनेस लॉयर, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहने का कोशिश क्या कर रहा है, उसका एक्सप्रेशंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैटर करता है। ओके नेक्स्ट, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है। दस, डूइंग इज अ पॉजिटिव एक्ट एंड नॉट डूइंग और एब्सटिनेंस इज अ नेगेटिव एक्ट। कुछ करना क्या है पॉजिटिव, और कुछ ना करने के लिए बोलना नेगेटिव। नॉनथलेस बोथ दिस एक्ट्स हैव द सेम इफेक्ट इन द आई ऑफ लॉ। लॉ के नजर में दोनों सेम है, किसी को कुछ करने के लिए बोलना और किसी को कुछ ना करने के लिए बोलना, दोनों लॉ के नजर में सेम है। मतलब अगर किसी के साथ कुछ डील हो रहा है कि भाई तुम ये काम मत करो, बदले में तुम इतना पैसा लो, इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है, ठीक है। अगर कोई कुछ काम ना करने के लिए किसी से पैसा ले लेता है, ठीक है, तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आप लोग फेसबुक एंड व्हाट्सएप जानते हो? बोल सर ये हाँ कैसा सर। सवाल है, हाँ दूसरा कुछ बोल लेते, ये कैसा सवाल है। ओके एक बार देखो, मैं आपको फेसबुक एंड व्हाट्सएप दिखाता हूँ। फेसबुक तो जानते ही हो, एक बार व्हाट्सएप के बारे में बता दूं आपको, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। ये व्हाट्सएप Gencom. जैनकॉम। एग्जैक्टली सर, जैनकॉम एंड ब्रायन एक्टन, ठीक है। मेनली जैनकॉम एंड ब्रायन एक्टन, ये दोनों ने व्हाट्सएप को बनाया। व्हाट्सएप, ये देखो यहाँ पर डेवलपर दिख रहा है व्हाट्सएप आईएनसी, बट फेसबुक आईएनसी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब व्हाट्सएप बनाने के बाद ये फेसबुक को सेल कर दिया गया, फेसबुक परचेज कर लिया। फेसबुक व्हाट्सएप को परचेज कर लिया, है ना, यस सर। इसका ही मतलब होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये व्हाट्सएप फेसबुक को कितने पैसे में परचेज किया था। देखो पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये देखो, द क्लाइंट एप्लीकेशन वाज क्रिएटेड बाय व्हाट्सएप आईएनसी, माउंट व्यू कैलिफोर्निया, which was acquired by Facebook in February 2014 for approximately $19.3 billion. 19.3 billion US dollar. It became the world's most popular messaging application by 2015 and has over 2 billion users worldwide as of February 2020. It has become the primary means of electronic communication in multiple countries and locations, including Latin America, Indian subcontinent, and large parts of Europe and Africa. अफ्रीका। ठीक है, इतना सारा जगह में व्हाट्सएप का इतना बड़ा यूज है। अब मेरा कहने का यही मतलब है, ये व्हाट्सएप जब जैन कॉम ने जब इसको बनाया था, ब्रायन एक्टन एंड जैन कॉम ने, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जैन कॉम एंड स्पेशली जैन कॉम, ये फेसबुक में इंटरव्यू देने के लिए गया था जॉब के लिए। फेसबुक उसको जॉब के लिए नहीं लिया। बाद में वो अपना प्रोडक्ट बनाने के बाद जब फेसबुक को कंपटीशन मिल रहा था मार्केट में, तो फेसबुक आके बोला कि भाई तुम अपना व्हाट्सएप को इतना पॉपुलर मत बनाओ एज ए व्हाट्सएप कंपनी, ठीक है, तुम एक काम करो, मैं अच्छा तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, तुम मेरा हो जाओ। तो क्योंकि ये व्हाट्सएप का जो ओनर था ना, ये पहले मोस्ट प्रोबेबली आईबीएम में काम करता था, मुझे थोड़ा सा याद है, आप लोग बाद में थोड़ा ज्यादा डिटेल्स देख सकते हो। कोई बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी में ये जॉब करता था। तो ये जॉब छोड़ के थोड़ा ग्लोबल टूर कर रहा था, तो ग्लोबल टूर करते करते इसका पैसा खत्म हो गया था। फिर बाद में जाके जब जॉब ज्वाइन करने लगा, तो उस टाइम पे इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था, तो बहुत सारा कंपनी उनको जॉब नहीं दिया। फिर बाद में वो घर पे बैठ गया, लेकिन इंजीनियर था, तो माइक्रोसॉफ्टवेयर डेवलपर था, तो घर पे तो बैठ नहीं सकता, तो पहले, लेकिन पैसा खत्म हो गया, तो कैलिफोर्निया में रहता था, तो कैलिफोर्निया में रह नहीं पाया। फिर जो नेटिव था उन लोगों का, नेटिव चला गया, माँ पापा के पास जाके 2 साल रहा।
तो बहुत मोरल डाउन हो गया था बीच में, लेकिन उसका दोस्त मोस्ट प्रोबेबली ब्रायन एक्टन ही होगा, हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा उसको मोटिवेट किया और फिर एक प्रोडक्ट बनाया, जिस प्रोडक्ट को आज हम लोग व्हाट्सएप के नाम से जानते हैं। और यही व्हाट्सएप बाद में जब फेसबुक का जो मतलब यूजर्स जो भी था वो शिफ्ट होके बहुत सारा यूजर व्हाट्सएप में शिफ्ट हो गया था, तो फेसबुक को लगा कि भाई इसमें मेरा मार्केट जा रहा है, और फेसबुक ऑलरेडी बहुत ही वेल एस्टेब्लिश था। और क्योंकि जैन कॉम के पास पैसा नहीं था, तो फेसबुक जो भी अमाउंट उसको ऑफर किया फॉर नॉट टू डेवलप हिज ब्रांड फर्दर इन एज ए व्हाट्सएप ब्रांड, मतलब उसको अपने बिजनेस को और ज्यादा अपने ब्रांड पे डेवलप ना करने के लिए उसको क्या बोला कि भाई $19.3 बिलियन रखो और व्हाट्सएप को फेसबुक को दे दो। जैनकॉम चाहे तो ना भी दे सकता था, लेकिन जैनकॉम अगर उस समय नहीं देता तो फिर उससे ज्यादा पैसा कमाता क्या अभी? नहीं, एक्चुअली में देखो उस टाइम पे जैनकॉम के पास लास्ट 4-5 साल से कोई काम नहीं था, तो मतलब ही वाज ऑन दैट टाइम आउट ऑफ मनी, जीरो लेवल पे था। तो उस टाइम पे एक तो जीरो लेवल पे है, पूरा का पूरा इकोनॉमी, उसका पर्सनल इकोनॉमी का हालत बहुत खराब था, तो उसके पास और कोई चारा नहीं था, और फेसबुक उसको अच्छा रकम दे रहा था, तो इसलिए उसने फेसबुक को बेच दिया। और सर जैसे वो लॉन्च किया था जब व्हाट्सएप, तो सर उसके बाद लॉन्चिंग के बाद उसके पास पैसा नहीं आया था, मतलब उसके लॉन्चिंग के बाद बाद पैसा आया था, लेकिन जिस लेवल पे एक कोई भी एक बिजनेस को भी प्रमोट करने के लिए काफी पैसा चाहिए होता है, काफी पैसा चाहिए होता है, ऐसे नहीं होता। आज अगर व्हाट्सएप इतना पॉपुलर हुआ है, इवन हो सकता है आपको मैं बताऊं व्हाट्सएप से भी अच्छा सॉफ्टवेयर है मार्केट में मे बी, लेकिन क्योंकि उसका उतना पॉपुलैरिटी नहीं हुआ, मार्केटिंग नहीं हो पाया, मतलब वो प्रमोट नहीं कर पाया, अच्छा पैसा नहीं डाल पाया, तो ऑटोमेटिकली वो पब्लिक की यूजर्स में नहीं आ पाया। मैं आपको बता दूं, मतलब ये अपना 3 खान, शाहरुख खान, आमिर खान एंड सलमान खान, मतलब बॉलीवुड में इतना अच्छा मूवी करता है, लेकिन उनसे भी अच्छा मूवी बनता है बॉलीवुड में। ऐसा बहुत मूवीज है जो जस्ट बिकॉज ऑफ मनी एंड प्रमोशंस के कारण वो मूवी चलता ही नहीं मार्केट में, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है। तो एकदम सेम वे है, तो ये तो एक सिनेमा है, लेकिन ये तो एक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर ब्रांड है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था तो फेसबुक भी देखा भाई इसमें बात है, व्हाट्सएप में मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ही अपडेटेड है इसका एंड वेरी फास्ट, तो फेसबुक उसको ऑफर किया, तो उसने देखा भाई इतना पैसा कमाने में मुझे काफी टाइम लगेगा, और उस बदले में फेसबुक ने उसको ये भी बोला कि ठीक है, मतलब सिर्फ तेरा ब्रांड ही नहीं, मैं तुम्हें भी लेना चाहता हूँ, और पूरा का पूरा व्हाट्सएप का जो करंट कंट्रोलिंग है वो खुद वही करता है, मतलब जैनकॉम ही करता है। तो ये रेस्पेक्ट भी उसको मिला, जो जाके फेसबुक व्हाट्सएप के अंदर आ गया, लेकिन उसका जो अपना ब्रांड हो सकता था वो तो नहीं हुआ ना, व्हाट्सएप फेसबुक के अंदर आ गया, अपना कंपनी नहीं रहा, तो उसको बेचना पड़ा। ये उसका पर्सनल कॉन्सेप्ट था। तो मेरा कहने का यहाँ पर एक ही मतलब था कि किसी को कुछ ना करने के लिए भी हम उसके साथ डील कर सकते हैं, नॉट टू डू समथिंग, है ना। दस डूइंग इज ए पॉजिटिव एंड नॉट डूइंग और एब्सटिनेंस इज नेगेटिव। मतलब तुम अपनी ब्रांड को अपने तरफ से ना बनाओ, बदले में मैं तुम्हें इतना रकम देता हूँ, इतना मनी देता हूँ, ये भी नॉट डूइंग का एक कॉन्सेप्ट है। नॉनथलेस बोथ दीज एक्ट्स हैव द सेम इफेक्ट इन द आइज ऑफ लॉ। यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल दिया है, he offers to sell his car to B for 3 lakhs is an act of doing. So in this case, A is making an offer to B. On the other hand, when A asks B after his car meets with an accident with B's scooter, not to go to court and he will pay the repair charges to B for the damages to B's scooter, it is an act of not doing or abstinence. मतलब सिंपल है कि A ने ऑफर किया B को अपना कार सेल करने के लिए, और A offered to sell his car to B for 3 lakhs. ये एक act of doing है in this case. But A is making an offer to B. On the other hand, when A asks B after his car meets with an accident with B scooter, A का कार B के स्कूटर के साथ एक्सीडेंट कर लिया, अब B कोर्ट में जा रहा है कि भाई अपना डैमेज क्लेम करने के लिए, लेकिन A बोल रहा है कि भाई कोर्ट में मत जाओ, बदले में इतना पैसा रखो, तुम्हारा गाड़ी का हर एक मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो रिपेयरिंग चार्जेस मैं उठाऊंगा, लेकिन तुम बदले में कोर्ट मत जाओ, डैमेज जो भी है मैं उठा लूंगा, बट डोंट गो टू कोर्ट। तो आप किसी को उसका बेसिक फंडामेंटल राइट से रोक रहे हो, आप उनको कोर्ट जाने से रोक रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हो तो नॉट डूइंग, है ना, मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग और एब्स्टिनेंस। किसी को कुछ ना करने के लिए आप उनको मना कर रहे हो, ठीक है। इसमें लीगलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें लॉ ये नहीं बताता कि इसमें कोई इलीगलिटी है, ठीक है। तो एज पर लॉ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बोलेगा कि क्रिमिनल मैटर पे जब से वो साक्षी खरीद लेता है ना,
वो जो गवाह देता है, गवाही को खरीद लेता है, तो गवाही को खरीद लेना इलीगल है एक तरह से, वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। लेकिन किसी को कुछ अगर मानो कि तुम कोर्ट में जाके ये मत बोलना, तुम कोर्ट में जाके वो मत बोलना, तो इस तरह का एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सोशली एक डिफरेंस क्रिएट करता है, दैट्स अ डिफरेंट रूल। वो क्रिमिनल लॉ में आप लोग जब LLB कोई करेगा तो पढ़ेगा, लेकिन एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कोई बुराई नहीं था। Point number 4, the willingness must be expressed with a view to obtain the assent on the other party to whom the offer is made. तो पॉइंट नंबर 4 तक पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर है कि एक प्रपोजल को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियलिटी होना चाहिए। तो ये था काइंड्स ऑफ ऑफर। अब बात करते हैं ऑफर कितना तरह का होता है। ऑफर कितना तरह का होता है अगर इसमें बात करें तो सबसे पहले देखना चाहिए हाउ मेट एंड टू हुम मेट, वैसे कैसे बनाया जा रहा है, एक्सप्रेस ऑफर है या इम्प्लाइड ऑफर है, और टू हुम में जनरल ऑफर है या स्पेसिफिक ऑफर है। ध्यान देना, क्लासिफिकेशन ऑन ऑफर में जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, ये सारा का सारा पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान देना। अच्छा, मैं आपको बस पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्लैरिटी आ रहा है कॉन्सेप्ट में? यस सर। हाँ सर। ओके, ओके। अब देखो जनरल ऑफर में, देखो सबसे पहले हम लोग जनरल ऑफर देखते हैं कि जनरल ऑफर किसको कहते हैं। ऑफर जनरल है। ऑफर जनरल मतलब इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। जैसे गवर्नमेंट का जॉब निकलता है ना, वो भी जनरल ऑफर है, सबके लिए निकलते हैं। वो एक एज रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है, कि भाई अप टू दिस एज कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। लेकिन एक पब्लिक एट लार्ज होता है, लेकिन उसमें भी एक स्पेसिफिक हो जाता है। तो यही इसी तरह का पॉइंट चल रहा है कि ये जनरल ऑफर है क्या। तो यहाँ पर एक फेमस केस है, तो उस केस को भी पढ़ेंगे। इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company, very famous case study. Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company, it's a very famous case. In terms of section 8 of the act, anyone performing the condition of the offer can be considered to have accepted the offer. Until the general offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time as it is continuing offer. केस क्या हुआ था, चलो देखते हैं केस क्या हुआ था। In this famous case, Carbolic Smoke Ball Company advertised in several newspapers that reward of £100 would be given to any person who contracted influenza after using the smoke ball produced by the Carbolic Smoke Company, according to printed direction. One lady, Mrs. Carlyle, used the smoke ball as per the direction of company and even then suffered from influenza. Held she could recover the amount as by using the smoke balls she had accepted the offer. मतलब आज के डेट में अगर बात करें, कोई कंपनी अगर ऐसा बोल दे कि भाई ये दवाई यूज करो, बदले में आपका गारंटी कोरोना नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि रिसेंटली एक होम्योपैथिक दवाई, कुछ नाम क्या है, आर्सेनिक अल्बामा, ऐसा कुछ नाम है, मैं एग्जैक्टली नहीं याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा ही कुछ है, आर्सेनिक अल्बामा ऐसा कुछ है। ये एक दवाई जो है, ये गवर्नमेंट ने भी प्रमोट कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो प्रमोट इट। ये होम्योपैथिक जो दवाई है, ये बोला जा रहा है कि इसमें कोरोना होने का चांसेस कम हो जाएगा, मतलब ये इम्यूनिटी बूस्टर जैसा काम करेगा एंड इट्स अ वेरी इफेक्टिव। इवन गवर्नमेंट सर उसका नाम आर्सेनिक अलाबाम है। अलाबाम, हाँ, आर्सेनिक अलाबाम, ठीक है, मुझे वही थोड़ा बहुत याद आ रहा था। तो आप लोगों ने कोई यूज कर रहे हो क्या अभी? किसी ने यूज कर रहा है? गवर्नमेंट उसको बहुत मतलब वो कर रहा है, प्रमोट कर रहा है उसको, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। हाँ। अब पॉइंट ये है तो लेकिन सिर्फ बहुत... हाँ बोलो हेलो। हाँ सर, उसको यूज कर सकते हैं, मतलब यूज बहुत कोई कर रहा है यहाँ पे। हाँ, मेरे यहाँ पर भी बहुत लोग कर रहे हैं, मेरे घर पे भी यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली वो ये नहीं बोल रहा है कि वो कोरोना को आने नहीं देगा, वो ये कह रहा है कि इसमें इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगा तो कोरोना जैसे वायरस अटैक होने का चांसेस कम हो जाएगा, लेकिन वो गारंटी नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एकदम डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट दे दिया
बोला कि जो कोई भी कार्बोनिक स्मॉल बॉल कंपनी का जो भी दवाई है वो यूज करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता। The person who contracted influenza after using the smoke balls produced by the carbolic small ball company according to printed direction, मतलब उसको रिवार्ड भी देगा। That a reward of 100 pound would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls, मतलब हो ही नहीं सकता, इसलिए उसको 100 पाउंड का रिवार्ड भी देगा। लेकिन मिसेस कार्लाइल बोल के एक बंदी थी, उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर स्मोक बॉल को यूज किया, लेकिन उसके बाद भी उसका इन्फ्लुएंजा हुआ। तो सिंपल है, ये एडवर्टाइजमेंट था, एक तरह का प्रमोशन था, लेकिन आप ऐसे भी प्रमोशन नहीं कर सकते जिस प्रमोशंस पे बात झूठ हो। ठीक है, जैसे ये आजकल टीवी वगैरह में हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन का एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है, हाँ, कॉम्प्लेन पियो और लंबा हो जाओ। क्या सच में कॉम्प्लेन पीने से लंबा होता है इंसान? कॉम्प्लेन से ज्यादा तो सत्तू पीने से लंबा होता है, एटलीस्ट सत्तू में कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि सत्तू पी पी के घोड़ा को देखे हो, हाँ, क्या दौड़ता है। कंप्लेन पी पी के स्पेशली, मतलब आजकल तो गांव शहर कहीं का बच्चा नहीं छोड़ा, मतलब सबको ये कंप्लेन पी के ताकत बनेगा, कुछ नहीं, मतलब भूटू बन जाता है कंप्लेन। और ये सब क्या बॉर्नविटा वगैरह पी पी के सब भूटू बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में सत्तू पी पी के क्या ताकत है। लेकिन कोई सत्तू का ऐड नहीं देता, सब कंप्लेन का ऐड देता है। इवन बड़े बड़े स्टार लोग भी, हाँ, सौरभ गांगुली एक ऐड देता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं इतना इन लोगों का मतलब सीरियसली मतलब आइडल मानता हूँ एक को, लेकिन इस तरह का जब एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करते हैं ना, मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। सौरभ गांगुली एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि आपको अंडा नहीं खाना है, बदले में आप सुबह सुबह 1 गिलास कॉम्प्लेन पियो। हाँ, 2 अंडा और 1 गिलास सत्तू बराबर आधा ग्लास कॉम्प्लेन। कभी भी हो सकता है ऐसा? बोले कि चावल रोटी मत खाओ, उससे अच्छा 1 गिलास कॉम्प्लेन पियो, तुम तंदुरुस्त रहोगे। क्या सौरभ गांगुली सच में खुद पीता है या फिर अपने बच्चे लोगों को पिलाता है? कभी नहीं। इंसान का क्या है, उनको थोड़ा पैसा चाहिए होता है, एक एडवर्टाइजमेंट करने का 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ ले लेता है। मतलब मुझे ये सब में गुस्सा आता है कि जो समाज का, सोसाइटी का जो टॉप लेवल में होता है ना, उनको ना गलत एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाहिए। इवन अपना शाहरुख खान, बच्चन साहब, ये लोग भी कुछ कम नहीं है, अक्षय कुमार लोग, हाँ, क्या क्या चीजों का ऐड देता है आजकल। देखना कोई भी स्टार लोग, ये अजय देवगन, हाँ, बीमल पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट देता है, हाँ, जुबा केसरी, क्या क्या सब बोलता रहता है। बोलो वो बीमल वो क्या है, गुटखा है, खा खा के कैंसर हो जाता है मुंह में। राजस्थान का एक लड़का नहीं, एक आदमी अजय देवगन का बचपन से फैन है, क्योंकि उस अजय देवगन उसका गुरु है। तो अजय देवगन बीमल खाता है, पीता रहता है, तो बीमल पी के एकदम तंदुरुस्त है। तो ये भी, लेकिन अजय देवगन सच में बीमल थोड़ी ना पीता है, एकदम नहीं पीता होगा, लेकिन ये भी बीमल पीता है क्योंकि मेरा गुरु, मेरा हीरो पीता है। ये पी पी के इसका कैंसर हो गया। फिर एक चिट्ठी लिखा था अजय देवगन को कि भाई मैं आपको इतना मानता हूँ, लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा जो हो गया, आगे से ना आप इस तरह का बीमल जैसा जो गुटखा कंपनी का प्रमोशन मत कीजिए। लेकिन सीरियसली ये सब में केस होना चाहिए। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलता, क्यों जानते हो? क्योंकि कंपनी का बिकेगा ना। आप लोग, जैसे मैं वेस्ट बंगाल में बात करूंगा आप लोगों के साथ, दुर्गा पूजा के टाइम पे अगर आप लोग वेस्ट बंगाल में आओगे, आप लोगों के वहाँ पर भी अलग फेस्टिवल होते हैं। दुर्गा पूजा के टाइम पे जो पंडाल्स बनता है दुर्गा पूजा का, बहुत फेमस है यहाँ पर बंगाल में, लेकिन हर एक जगह में ना आपको ना सिर्फ गुटखा का ऐड दिखेगा। मतलब हर एक पंडाल का जो भी मतलब रास्ता होता है, चारों तरफ आपको ना सिर्फ गुटखा का ऐड दिखेगा। दिमाग खराब हो जाता है देख के। क्या मैं रॉन्ग बोल रहा हूँ? नहीं सर। जो लोग कोलकाता में बचपन से हो उनको पता होगा। अब कोई भी बड़े पंडाल में जब भी जाते हो ना, मतलब वो लाखों करोड़ों रुपए का पंडाल है, 10-10 20-20 करोड़ का पंडाल बनता है, हाँ, लेकिन साइड में जैसे एंट्री लेते हो ना, चारों तरफ से बिमल गुटखा का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। जुबा केस रास्ते में भी दिखता है तो, हाँ, मतलब नॉर्मल टाइम में भी दिखता है तो, हाँ। तो वही तो मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि क्या सच में ये सब एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए? नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होगा। लेकिन बंद इसलिए नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छा टैक्स मिलता है। हाँ। फाउंडेशन देख रहे हो ना सर सोसाइटी का फाउंडेशन बहुत गलत है सर, बहुत गलत है। ये ममता दीदी चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कोलकाता को लंदन बनाएगा। हाँ, लेक टाउन में, अपना बांगुर में लेक टाउन में हमारा क्लासरूम है, वहाँ पर बिग बेन बना है। आप लोग जो लोग यहाँ से कभी नहीं आए हो, आप लोग देखोगे वहाँ पर आपको क्लॉक टावर दिखेगा एक। रिसेंटली ये आम्फान में उसका घड़ी टूट गया है, ठीक है। वो क्लॉक टावर जैसे लंदन में बिग बेन है ना, सेम तरह का दिखने में बना है। जो लोग जानते हो उनको पता है। लेकिन ये एक बिग बेन बनाने से थोड़ी ना लंदन बनता है।
ये सर कहाँ पे? कलकत्ता में देखा नहीं था। तुम लोग नहीं जानते, कलकत्ता में लेक टाउन में नहीं है बिग बेन लेक क्लॉक टाउन में टावर? ज्यादा जाते नहीं है। हाँ, लेक टाउन में है, एकदम वीआईपी रोड के ऊपर। तो वहाँ अच्छा पे जाते नहीं। तो एक बड़ा है और एक छोटा भी है। एक बड़ा भी है, एक छोटा। छोटा कहाँ है रे? हाँ छोटा भी है सर, एक आगे जाके थोड़ा सा, एक बड़ा तो है सर। मैं तो वहाँ पे वॉक करते भी जाती हूँ ना, तो मैंने पूरा देखा हुआ है सर। ओ अच्छा, सब सेल्फी लेता है वहां पर। ओके, लेकिन कहने का मतलब ये है कि लंदन बनाना है ना, तो उसको अंदर से लंदन जैसा बनाना पड़ेगा। आप लोग लंदन देखते होंगे टीवी वगैरह में, जो लोग अगर कभी गए हैं, मतलब वो एक सिटी बनता है ना, वहाँ का लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ का पॉलिटिशियंस, वहाँ का पॉलिसी। हाँ, यहाँ तो लोग गुटखा बेच बेच के शहर बना रहे हैं। हाँ, गुटखा दारू का लाइन देखे हो? बाप रे बाप। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। 10 दिन का दारू बेचा, 10 डेज आफ्टर लॉकडाउन, 10 डेज दारू बेचा गवर्नमेंट को सर आप 60 ये करोड़ चीज मिला। नोटिस किए थे सर? ये बोलो। चीज नोटिस किए थे कि जैसे सर जब नोटबंदी हुआ था तो सब लाइन लगा था सर, नॉर्मल में सब बेहोश हो रहा था उसी लाइन में हाँ कि बंदी। और सर जब जिसको वो खरीदना है, मतलब विस्की दारू खरीदना है, तब तब गर्मी में वो लोग बेहोश नहीं हो रहा, वो लोग को नहीं, खरीदना है। सब बेहोश नहीं हो रहा था। नोटबंदी पे सब बेहोश हो जा रहा था, मोदी को गाली दे दे के पागल हो रहा था। लेकिन अब किसी ने गाली नहीं दिया कि भाई क्यों हमको लाइन लगा के दारू पीना पड़ रहा है। ऐसा लोग है सब। और दारू क्यों नहीं बेचेगा? दारू 10 दिन में बंगाल में 100 करोड़ का दारू बेचा है। लड़का लड़की कोई कम नहीं है, लड़की लोग क्या लाइन दारू का लगा। शेयर भी ऊपर चला गया सर। लड़की लोग तो, लड़का लोगों को मतलब आगे निकल गया। साउथ इंडिया में तो लड़की अबे लोग वही तो बोले, दारू का लाइन। शेयर भी ऊपर चला गया। हाँ, दारू का शेयर भी ऊपर चला गया। और गवर्नमेंट का हाँ क्या, दारू का शेयर ऊपर चला गवर्नमेंट का गया। क्या सेल हुआ? गवर्नमेंट का क्या अर्निंग हुआ, रेवेन्यू हुआ? 60 करोड़ मिला सिर्फ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। बाकी गवर्नमेंट को तो आप देख ही लो, दिल्ली में भी बहुत सेल हुआ। बंगाल से ज्यादा दिल्ली कंज्यूम करता है। दिल्ली में तो सब पियक्कड़ लोग ही रहते हैं। बाप रे, हाँ मुझे वहाँ पे बहुत पीता है। बहुत पीता है। किसी के पीने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक इकोनॉमी कभी इस तरह से स्टैंड नहीं हो सकता। प्लीज, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये यहाँ का चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन लोगों का हाथ पाथ बंधा हुआ है। लेकिन आप लोग समझो, क्योंकि आप लोग आगे जाके इस देश को बनाओगे। अगर नहीं बनाओगे तो खत्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। ना आप रहोगे, और ना आपका आने वाला जनरेशन रहेगा, और ना तो हम रहेंगे। कोई नहीं रहेगा। एक इकोनॉमी को डेवलप करना है ना, तो स्ट्रांगली डेवलप करना है। ये गुटखा दारू बेच के इकोनॉमी डेवलप नहीं होता। प्लीज, आप लोग क्या समझते हो मुझे नहीं पता, पर मैं सीरियसली, बहुत लोगों को मेरा बात अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक ही तो जिंदगी है, क्यों मतलब गलत चीज बताऊं? कोई तो बोलता नहीं है, मैं किसी को नहीं सुनता कि कोई समझाता है किसी को। उल्टा बोलेगा भाई हाँ भाई दारू का दुकान खोल, अच्छा चलेगा। भाई दारू का दुकान से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है कि इकोनॉमी का बेस क्या है। ओके, तो ये था जनरल ऑफर। कार्बोलिक, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। प्रगति, हेलो, हाँ सर। तुझे समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, अब देख, मैं तेरा सवाल मुझे याद है कि सर केस स्टडीज को कैसे याद रखे और किस तरह से इसका क्वेश्चंस को लिखे। देख, जब भी हाँ तेरे को सर। ऐसे पूछा जाए कि भाई जनरल ऑफर क्या है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि जनरल ऑफर क्या है। पहले उसको नॉर्मली लिखो, ठीक है? फिर उस पर क्या केस है जनरल ऑफर में। सबसे सायक ऑल्सो, सायक को भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग ये सवाल मेरे को करते रहते हो। पहले जनरल ऑफर क्या है, पहले इसको पढ़ो। फिर कार्बोलिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जो जनरल ऑफर का एक केस है, इसको उसके साथ स्टडी करो, ठीक है? फिर अगर कभी आपको किसी भी तरह का केस दे दिया जनरल ऑफर का, और उसमें आपको ये नहीं बोला कि कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस बताओ आप, लेकिन आपको वहां पर उसको ना कंटेक्चुअली याद रखना पड़ेगा, ठीक है? और उस केस को यूज करके आपको दूसरा कोई केस को सॉल्व करना पड़ेगा, कि अगर इस केस में ऐसा हुआ था तो ऐसा केस में ऐसा होना चाहिए। ये कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा। आई होप कि समझ में आ रहा है मेरा बात, हाँ सर। ठीक है? तो प्लीज लिख लिख के करो, समझ में आ जाएगा। जो लोग सीए के हो उनको तो डिटेल्स में लिखना पड़ता है, तो प्लीज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो भी पढ़ोगे सिर्फ रीड मत करो, इसको राइट डाउन करो। राइट डाउन कर करके लिख लिख के अपना नोट्स बनाओ। नेक्स्ट एक केस है, देखो, ये भी एक बहुत फेमस केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस भी बड़ा फेमस है। जी गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट एल लालमन टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। उसका नेफ्यू गुम हो गया कहीं पर। ही देन अनाउंस दैट
anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward. He'll trace the boy in ignorance of his announcement. मतलब ये जो अनाउंसमेंट हुआ था इसके बारे में लालमन को नहीं पता था कि गौरी दत्त ने जो बोला था कि जो भी मेरा खोया हुआ निफ्यू को ढूंढ के देगा उसको मैं कुछ अवार्ड दूंगा, ये बात लालमन को नहीं पता था। तो यहाँ पॉइंट है कि सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो ऑफ द रिवॉर्ड ही क्लेम्ड इट, held he was not entitled to the reward as it he did not know the offer. ये भी जनरल ऑफर था लेकिन ये केस स्पेसिफिक भी था, सॉरी ये जनरल था लेकिन जनरल ऑफर इसको तो पता नहीं था ना, को ये केस नहीं पता था ये ऑफर जनरल ऑफर हुआ है बोल के। इसलिए जब लालमन को पता चला कि अवार्ड देने का बात है तो उसको वो अपने कान में नहीं सुना था, ठीक है। इसलिए वो जब मांगने गया तो बोला तुम जब ऑफर किया गया था क्या तुम थे, तो बोला नहीं, तो बोला तब नहीं होगा। ठीक है, कोई बोलेगा सर ये तो गलत है, लेकिन ये ठीक है कि अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। he claimed it he was हेलो सर कहाँ चला गया? आई थिंक नेटवर्क इशू है, वेट। में से सब क्या सर के साथ पहले से ही पढ़ते थे? नहीं नहीं हाँ, कुछ लोग आवाज ब्रेक हो रहा है बहुत, रिपीट करोगे? हम लोग में से कुछ लोग पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, मतलब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया? क्या हो गया? तो CSCMA का फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन हो गया? हाँ रजिस्ट्रेशन हाँ, और फॉर्म भी फिल हो गया लेकिन एग्जाम नहीं होगा। हाँ, एग्जाम कब होगा आपका? अभी तक तो है कि अगस्त तक में, देखो क्या होता है। अच्छा अच्छा, आप लोग इसके अलावा भी कुछ करते हो क्या? हेलो, हाँ मतलब आप लोग इसके साथ भी कुछ करते हो क्या? ग्रेजुएशन बीकॉम कर रहे हैं इसके अलावा। अच्छा अच्छा, कौन सा कॉलेज में? सब सीए या फिर सीएस भी कोई है यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है? सीएस के लिए सीएस में काजल है। और CMA कौन कौन है? मैं हूँ सीएम में। आप कौन हो? शांभवी। अच्छा अच्छा, आप कलकत्ता से हो? मैं हूँ बिहार, पढ़ती कोलकाता। अच्छा अच्छा, हम भी सीएस है। सेम है? सीएस ब्रो, सीएस। अच्छा अच्छा, तो CMA सिर्फ 2 है? हाँ अभी तक तो मैं थी। मैं भी उसी अच्छा, आप कौन? सर कहाँ चला गया? फोन करे सर को। करो, ठीक है। सर का नेटवर्क इश्यू होगा। लगता है फिर बारिश आएगा, फिर तूफान आएगा।
आसाम से कौन कौन है? आदित्य तुम बोले अभी? हाँ अच्छा अच्छा। बिहार में कुछ बारिश वारिश का कुछ नहीं है? अरे यार बात पे मत पूछो, बहुत गर्मी है, पागल हो जाएंगे। यहाँ पे गर्मी भी है और हवा भी। बिना आ एसी जाएगा। का बिहार में बस आप ही हैं क्या, और कोई नहीं है बिहार से? हम पढ़ा। ये काफी गति भी है। आप बिहार में कहाँ से? मैं मधुबनी से हूँ। सर आ रहा है 10 मिनट 5 मिनट में, नेटवर्क चला गया सर तो। आसाम में भी भाई तूफान आया था ना हल्का सा, या फिर नहीं? तूफान छोटा सा आया था। छोटा सा? कौन बोल रहा है ना छोटा सा तूफान आया था? मतलब हल्का सा आया था, मतलब छोटा क्या होता है? अरे हमारे यहाँ पे जो जो हुआ ना वो छोटा या बड़ा मालूम नहीं, लेकिन जिंदगी का हालचाल बदल गया। वो तो है। आप कहाँ से हो? पटना बिहार। अच्छा, आप सीए या फिर सीएस? सीएस। यस। अच्छा, जो लोग बीकॉम के साथ सीएमए या कर रहे हो, तो अगर मान लो कि सीएमए, हाँ हाँ वो शाम्भवी भी कर रही है। ये शाम्भवी क्या नाम है उसका? भाई हेलो, तो आवाज नहीं दे रहा है। हाँ शाम्भवी। तुम भी भाई सीएमए या फिर सीए या सीएस? कौन, मैं? हाँ मैं सीएमए। सीएमए। अरे मुझे यही पूछना था कि मान लो सीएमए का कोई इंटर दे दिया, ठीक है, तो अगर इंटर पास हो गया तो उसका सुना, मैंने ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन का कुछ सर्टिफिकेट निकाल सकता है, कुछ ऐसा सुना था, होता है ऐसा कुछ? मतलब मान लो कि तुमने इंटर पास कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद जो इंदिरा गांधी, सुना है इंदिरा गांधी जो इंस्टीट्यूट होता है, नाम सुना है? प्राइवेट मतलब जो होता है इग्नू। हाँ, तो इग्नू से कुछ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं ना? तो भाई तुमको उससे फायदा क्या होगा? इग्नू से लोगे तो तुमको फायदा क्या होगा? हेलो, रेगुलर बेसिस पे करोगे। हेलो सर है क्या? हाँ वही पूछ रहे हैं कि फायदा होता है। देखो इग्नू में होता क्या है ना, कि जैसे इग्नू से तुमको सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा, लेकिन उसका जो वैल्यू होता है ना वो बहुत कम होता है। मतलब जैसे किसी भी कंपनी में तुम या फिर ये इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो उसमें क्या होता है कि इग्नू का देख कर ही उसको साइड कर देता है। ऐसे कोई भी रेगुलर कॉलेज चलो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अटेंडेंस बस मैनेज होना चाहिए। और रेगुलर कॉलेज मतलब किसी स्टेट के उसके नीचे आना चाहिए, मतलब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के नीचे आना चाहिए। सुनो ये रिकॉर्ड हो रहा है, हम लोग पर्सनल बात काहे कर रहे हैं? हाँ सर आगे। ओके, नेटवर्क इशू था, चलो स्टार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। अरे इतना सारा बात मत किया करो, रिकॉर्डेड हो रहा है ना। सर वो यूनिवर्सिटी का मैं कुछ पूछ रहा था। हाँ मुझे समझ में आया। सर ये क्लास होने के बाद आपसे कुछ पूछे इसके बारे में, ठीक है? अच्छा ठीक है, क्लास खत्म हो जाए उसके बाद बात करते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। सर अभी भी नेटवर्क इशू आप पे है ही क्या? हाँ नेटवर्क इशू तो है। दो तीन दिन और लगेगा लग रहा है प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट होने में। अच्छा स्क्रीन शो हो रहा है ना? यस सर। ओके, तो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस भी क्लियर है कि ये जनरल ऑफर का केस था, लेकिन क्योंकि लालमन को पता नहीं था इसलिए वो बाद में जाके जब क्लेम करेगा तो उसको नहीं दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर में। स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर में क्या होता है, जिसको ऑफर किया जाता है सिर्फ वही डिमांड कर सकता है। व्हेन द ऑफर इज मेड टू ए स्पेसिफिक और एन सर्टेन पर्सन,
ascertained person मतलब you know that particular person, ascertain. It is known as a specific offer. Specific offer can be accepted only by that specified person to whom the offer has been made. ये केस भी हुआ था बोल्टन वर्सेस जोन्स के केस में. बोल्टन वर्सेस जोन्स के केस में भी सेम तरह का केस हुआ था. A offers to sell his car to B at a certain cost. A ने ऑफर किया B को कि वो अपना कार सर्टेन कॉस्ट में बेचना चाहता है, तो A B को ऑफर किया. तो ये A और B के बीच में है, दिस इज स्पेसिफिक ऑफर. ये C बीच में नहीं टपक सकता. A और B के बीच में है, तो स्पेशल एंड स्पेसिफिक टू दी A to B और B to A. ठीक है, दिस इज स्पेशल ऑफर. नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर बहुत इंटरेस्टिंग एक है. बोलते हैं व्हेन टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स in ignorance at the time of each other's offer, the offers are called cross offer. There is no binding contract in such a case because offer made by a person cannot be construed as acceptance of the another of offers. इस तरह से example देखो, if A makes proposal to B to sell his car for ₹2 lakh and B, without knowing the proposal of A, makes an offer to purchase the same car at 2 lakhs from A, it is not an acceptance. But as B was not aware of proposal made by A, it is only cross proposal or cross offer. And when two persons makes offer to each other, it cannot be treated as mutual acceptance. There is no binding contract in such a case. Please try to understand. It's very interesting and बहुत important है. Cross offer में क्या होता है, जैसे मानो कि A B, मतलब सिंपल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आदित्य आसाम एंड आदित्य पटना. आदित्य आसाम आदित्य पटना को ईमेल भेज रहा है कि भाई तेरे पास तेरा जो कार है ना वो मैं 2 लाख रुपए में लेना चाहता हूँ. सेम टाइम पे पटना ऑफ आदित्य पटना आदित्य आसाम को भी ईमेल कर रहा है कि भाई मैं तुम्हारा कार 2 लाख रुपए में परचेस करना चाहता हूँ, कि सॉरी मैं अपना कार तुम्हें 2 लाख रुपए में सेल करना चाहता हूँ. जस्ट सेम वे ऑफ थिंकिंग. ये इसको मेल कर रहा है कि भाई मैं तेरा कार 2 लाख में लेना चाहता हूँ, और उल्टा साइड में वो बोल रहे कि मैं अपना कार तुम्हें 2 लाख में सेल करना चाहता हूँ. बट ये दोनों को नहीं पता कि एक दूसरे को जो मेल किया जा रहा है ये दोनों को नहीं पता. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्चुअल में ऑफर है. इसका मतलब ये नहीं कि इसको ये एक्सेप्टेंस हो गया. ये क्रॉस ऑफर है. ये इसको बाइंड करना मैंडेटरी नहीं है, मतलब जरूर, क्योंकि दोनों राजी है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कि ये भी चाहता है अपना कार को 2 लाख में सेल कर दूं और वो भी चाहता है कि मैं दूसरे का कार 2 लाख में परचेस कर लूं, लेकिन ये एक दूसरे को ऑफर कर रहा है. तो ये क्रॉस ऑफर पे विदाउट नोइंग ईच अदर्स प्रपोजल, एक दूसरे को नहीं पता कि एक दूसरे को ऐसा ईमेल या नॉर्मल चिट्ठी भेज रहा है. यहाँ पॉइंट, तो इसको हम लोग प्रपोजल, मतलब ये एक ऑफर है, क्रॉस ऑफर है, लेकिन इसको एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते. तो दैट्स व्हाई यहाँ पर ये पॉइंट बताया कि एंड व्हेन टू पर्सन्स मेक ऑफर टू ईच अदर, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस. ऐसे देखने में तो लग रहा है ना कि क्या प्रॉब्लम है इसमें. म्यूचुअल एक्सेप्टेंस तो है, ये भी चाहता है कि 2 लाख में इसका कार खरीद ले और वो भी चाहते हैं कि 2 लाख में इसका कार सेल कर दो. बट देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इन सच ए केस. मतलब इस केस में आप बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज जस्ट ए क्रॉस ऑफर. दिस इज जस्ट अ क्रॉस ऑफर. प्लीज इस मैटर को ध्यान रखना. क्रॉस ऑफर तब होता है जब सेम पॉइंट पे दोनों बात करते हैं लेकिन एक दूसरे को दूसरे के ऑफर के बारे में दोनों को नहीं पता होता. दोनों का बात मतलब मैटर सेम है, दोनों सेम मैटर पे बात कर रहे हैं, दोनों सेम मैटर पे सोच रहा है, सिमिलर कॉन्सेप्ट में बात कर रहा है, लेकिन एक दूसरे को नहीं पता कि कौन किसको ऑफर कर रहा है. बट बस बात हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है और बात को मान लिया जाए. ठीक है, दिस इज जस्ट अबाउट अ क्रॉस ऑफर. एंड काउंटर ऑफर में अगर बात करें, काउंटर ऑफर थोड़ा अलग होता है. व्हेन द ऑफर ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस और द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन एंड वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑफर, ही इज सेड टू हैव मेड ए काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन कंडीशनल एक्सेप्टेंस. ये ऐसा होता है आप लोग जब मार्केट में जाते हो, तब मार्केट में जाके आप लोग बार्गेन करते हो. बार्गेन में जैसे मानो कि कोई भी एक जैसे मानो कि आप मार्केट में गए, एक शू बेच रहा है, ठीक है, जूता शू बेच रहा है, तो वो जूता बेच रहा है होलसेल में बेच रहा है, मतलब एक तरह का एकदम बड़ा का जूता का एकदम लाट लेके बैठा हुआ है और वो वहाँ पर एकदम प्राइस लगा के 250 इस तरह से चिल्ला रहा है. तो आप गए, आपको अच्छा दो जूता अच्छा लगा और आप बोले कि मुझे वो एक जोड़ा जूता दे दो. तो आप तो वो 250 बोल रहा था, आप अचानक दाम लगाए 150. अब जैसे ही आपने 250 वो दाम लगा रहा था, आपने 150 बोल दिया ना, मतलब तो उसका जो पहला ऑफर था ना 250 का, उसको आप काउंटर कर दिए. काउंटर अटैक होता है ना,
सेम तरह का आप 250 के बाद जगह में जब 150 बोल दिए तो पुराना ऑफर खत्म, अब आपका 150 ऑफर चल रहा है। लेकिन क्या वो 150 को वो एक्सेप्ट करेगा, वो डिपेंड करता है। जैसे आप उनका 250 को एक्सेप्ट नहीं किए, सिमिलरली आपका 150 को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा वो तो सब्जेक्ट टू ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। लेकिन दिस इज अ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या होता है कि जो मेन ऑफर होता है वो खत्म हो जाता है, तुरंत खत्म हो जाता है। वो 250 बोल रहा था, आपने 150 बोल दिया और बाद में मानो कि 150 में मान लिया, तो पुराना 250 खत्म, आपका 150 एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन मानो ऐसा भी हो सकता है कि वो 250 बोला था, आपने 150 बोला, इसका मतलब वो 250 वाला ऑफर खत्म हो गया, लेकिन बाद में फिर से आप बोल रहे हो उसको 150 करने के लिए, बट that particular seller is not ready to give you in 250 and that those particular shoes। बट यहाँ पर पॉइंट है कि अगर बाद में आप फिर से आते हो और बोलते हो कि भैया ठीक है 250 में ही मुझे शूज दे दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पुराना ऑफर में बात हुआ, ये भी फिर से नया ऑफर हो रहा है, क्योंकि आप फिर से नया बात कर रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरा 150 खत्म, आपका 250 सही, इट्स फिर से न्यू ऑफर है। तो ये काउंटर ऑफर में क्या होता है कि पुराना ऑफर खत्म हो जाता है, न्यू आ जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, A offered to sell his plot to B for 10 lakh. B agrees to buy it for 8 lakh. It amounts to counter offer. It may result in the termination of the offer of A. मतलब A का जो 10 लाख का ऑफर था खत्म, and in if later on B agrees to buy the plot for 10 lakh, B में refuse, A में refuse, क्योंकि ऑफर खत्म हो चुका है। अगर बाद में B A से 10 लाख में ही वो परचेस करना चाहता है, लेकिन वो ऑफर खत्म हो गया, मानो कि ऐसा हो सकता है B बोलेगा भाई तू तो 2 मिनट पहले 10 लाख पे बात कर रहा था, तब मैं 8 लाख बोला, कोई बात नहीं, मैं 10 लाख देने के लिए राजी हूँ। तो आपको लगा कि आपका बार्गेन जो था वो गलत हो गया, लेकिन अभी आप सोच लग रहा है कि भाई 10 लाख भी सस्ता है, कर लेना चाहिए। लेकिन अगर इस टाइम पे ये अगर आपको रिफ्यूज करता है कि नहीं मैं तुझे नहीं किसी और को बेच दूंगा, तो ये बोल सकता है, और क्योंकि वो पुराना जो ऑफर था जो ए ने आपको 10 लाख का पहले किया था ना, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो फिर से आप बोल रहे हो कि 10 लाख पे दे दो, ये आपका ऑफर है, जरूरी नहीं कि वो एक्सेप्ट करे। आई होप कि काउंटर ऑफर आपको क्लैरिटी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर, प्लीज इसको याद रखना बड़े अच्छे से, विथ एग्जाम्पल। बार बार मैं बोलूंगा विथ एग्जाम्पल, घर में इसको लिख के पढ़ो, ठीक है। चाहे एमसीक्यू हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इतना अच्छे से हम लोग एग्जाम्पल को यूज करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी प्रॉब्लम हो सकता है। देखो 2 पैटर्न होता है पढ़ाई का, आपके सामने 100 हजारों एमसीक्यू हो सकता है, आप उसको रट के भी याद कर सकते हो, लेकिन उससे आपका लॉ नहीं होता है, ठीक है। दैट इज नॉट अ लॉ। वो बस आप एग्जाम के लिए बस कुछ का ये कर रहे हो, वो तुक्का मुक्का हो जाएगा, मतलब हो जाए तो तुक्का, नहीं हो जाए तो पुक्का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप समझ के पढ़ोगे जिंदगी भर याद रखिएगा। ई पॉइंट पे एक बार बात कर लेते हैं, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing or continuing or open offer. Tenders that are invited for supply of goods is a kind of standing offer. जैसे मैं आप लोगों को कुछ देर पहले FCI का एक दिखा रहा था, आप लोग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आप लोगों को दिखा रहा था। ये देखिए टेंडर दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो टेंडर नोटिस एक नोटिस दिया है, देखते हैं नोटिस क्या दिया, आपको अभी समझा देता हूँ। टेंडर नोटिस, टेंडर क्या होता है कि गवर्नमेंट टेंडर दिया है, गवर्नमेंट टेंडर पे बोलते हैं कि भाई मुझे इतना चीज़ चाहिए, बदले में इतना दिन के लिए इतने दाम पे चाहिए, तो जो भी उस टेंडर को फुलफिल करेगा, जब तक वो टेंडर फुलफिल नहीं होता तब तक ये मार्केट में ओपन चलेगा, ठीक है। जब तक देखो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टेंडर, ऑनलाइन आइटम रेट टेंडर्स, ऑनलाइन आइटम रेट, ऑनलाइन में सेल होगा उसके लिए रेट आप लोगों को दिख रहा है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का दिख रहा है। ओके, देखो ये रीजनल ऑफिस पंजाब का टेंडर है, रियल लाइफ है एकदम, कोई पुराना चीज नहीं, एकदम रिसेंट है, कल का डेट है 26 मई 2020। बड़ा मजा आता है मुझे ये ऑनलाइन का, एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मतलब कंटिन्यूअस फ्लो में मेरे पास जो भी एग्जाम्पल आता है ना, तुरंत उस पैटर्न पे आपको एकदम लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ये मुझे ऑनलाइन का बहुत अच्छा लगता है। रेफरेंस नंबर EEPB टेंडर नोटिस, online item of tender under 2 bid system are invited on behalf of the Food Corporation of India for the following works from the appropriate class or approved contracts of CPWD, PWD, MES, railways and public sector undertakings। करना क्या है, in any of the organizations listed above for the registrations in NIT,
tenders are invited at least 3 similar works of costing not less than the amount equal to 40% of the estimated cost, but tender or 2 similar works costing not less than the amount to 60%. मतलब ये कुछ ऐसा टेंडर है जैसे कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एयर कंडीशनर इन एफसीआई और रीजनल ऑफिस बिल्डिंग। चंडीगढ़ का जो एफसीआई ऑफिस है उसमें एसी को रिप्लेस करना है, एयर कंडीशंस को रिप्लेस करना है, इसके लिए टेंडर दिया है। तो 20 दिन का टाइम है, टाइम ऑफ कंप्लीशन 20 दिन का टाइम है। अर्नेस्ट मनी है 16,410। लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर सबमिशन 3 तारीख से अप टू 3 PM ऑफ 4 जून तक टाइम है, एंड 3:30 PM को 5 जून को ये क्लोज हो जाएगा। मतलब इतना दिन तक ये ओपन ऑफर है, ठीक है। तो जो भी कंपनी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस का काम करना चाहेगा उसको करना पड़ेगा। तो जो भी रेट गवर्नमेंट दिया है यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आपको बस इतना अर्नेस्ट मनी भर के आपको टेंडर करना होगा। तो जो भी कंपनी सरकार के रेट में बेस्ट क्वालिटी दे सकता है उसके लिए ये टेंडर ओपन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से चंडीगढ़ रीजनल ऑफिस में। तो ये है टेंडर। आप लोगों को समझ में आया टेंडर कैसे होता है, ठीक है। ऐसा आगे मैं और दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग ऑफर है, कब, अभी चालू हुआ कल से, चलेगा 4-5 तारीख तक, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर का। जैसे वो एक होता है ना लड़का लड़की के केस में, भाई तुम जब तक तुम हाँ नहीं कहते मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा, हाँ मतलब आजीवन में तुम्हारे लिए वेट करूंगा, ऐसा वाला केस नहीं है। वो नॉर्मल केस में होता है, लेकिन बिजनेस के केस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, तो उसको स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं। तो आई होप कि मुझे ये आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट दिन हम लोग वैलिड ऑफर पढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि आप लोग वैलिड ऑफर की जो एसेंशियलिटी है ये खुद ही समझ जाओगे। एक बार प्लीज इसको एक बार आप लोग गो थ्रू करना। अगर नहीं समझ में आए मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर इसको सामने लाऊंगा आप लोगों के सामने, और भी कुछ केस स्टडीज है मैं उसके बारे में भी डिस्कशंस करूंगा। आज मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों के सामने आता हूँ। फैन चल रहा है।